अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अनीसा नावल में आपका वेलकम है। आई होप आपको नावल पसंद आ रहा होगा। नावल अगर पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं बता रहे। बहुत ठंडे रिस्पॉन्स जा रहे हैं, शायद आप लोगों को नावल पसंद नहीं आ रहा है। बहुत लॉन्ग नावल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है ये। बहुत अच्छा नावल है, मुझे तो बहुत अच्छा नावल लग रहा है ये। और आपको पता नहीं नावल ये कैसा लग रहा है कैसा नहीं, क्योंकि आप लोग कोई ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है इस पर, इसलिए फिर भी बताएं आपको नावल अब कैसा लग रहा है। नावल अब ज़्यादा रहता नहीं है, जल्द एंड हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अब फिर बाकी जो भी रिक्वेस्टेड नावल है वो सारे मैं कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। सो करते हैं नावल स्टार्ट। नावल नेम है रूहे इश्कम बाय माहिन मलिक, एपिसोड 12। नर्वस क्यों हो परी? सीढ़ियों से उतरते ज़यान ने उसे नरमी से पूछा। भाई, मैं पहली बार किसी से ऐसे मिल रही हूँ। वो जुज़्बत सी बोली। तुम्हारा भाई साथ है, तुम्हारे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें मालूम है अहमद चाचू इतने पोलाइट और नरम मिजाज के मालिक है, तुम इनसे मिलोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जी ने उतरते वो कदरे नरमी से उसे बता रहा था। जी, वो मासूमियत की मूरत बस इतना ही बोल पाई। परी, मुझे तुमसे कुछ कहना था, आखिरी ज़ेने पर खड़े ज़यान ने सीरियस अंदाज में कहा। अशाल ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। बच्चे, वरीशा का बचपन अपनी माँ के बगैर गुजरा है। 6 साल की उम्र में ही वह इससे दूर हो गई। उसे अच्छे बुरे की सीख देने वाला कोई नहीं था। यूँ समझ लो इसने जो सीखा परखा उस दुनिया को देखकर, और वो इसको ही सब कुछ समझने लगी थी। और इस फरेब में रहने ते उसने कई गलतियाँ की हैं। बच्चे, मैं नहीं जानता उसने कब और क्या कहा तुमसे, मगर वो कहती है उसे तुम पर बहतान लगाया, तो इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। परी, ज़यान ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? अशान ने फ़ौरन से उसके हाथ थाम लिए। मुझे माफ़ी मांगने दो परी, मेरी बीवी ने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं भाई बनकर नहीं, उसका शौहर बनकर तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, इसलिए दिल में मैल मत रखना, इसे माफ़ कर देना। भाई, मैं कब की इन्हें माफ़ कर चुकी हूँ। आप दोनों प्लीज़ मुझसे बार बार माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करें। देखिए भाभी कितनी खुश है। उसे मुस्कुराती वरीशा की तरफ इशारा किया तो ज़यान ने नज़र उसके ताकुब में फेर ली। सब ठीक हो गया है भाई, तो हम भी अब पुरानी बातों को भूल कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं ना। आप दोनों हमेशा खुश रहें, मेरी बस यही दुआ है। एकदम से चहकते अशाल ने उसकी सारी उदासी उड़न छू कर दी थी। चलो आओ, तुम्हें चाचू से मिलवाता हूँ। इसके हाथ थामे ज़यान ने उसे अपने साथ लाउंज में ले आया। अस्सलाम वालेकुम चाचू। ज़यान की बारोब आवाज़ पर वो दोनों इसकी तरफ मतवज्जा हुए। आओ आओ बरखुदार। अहमद साहब उसे देखते खड़े हुए और गले से लगाया। मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। सुबह उठा तो गार्ड ने बताया कि तुम वरीशा को अपने साथ लेकर गए हो, तो मैं भी तुम दोनों से मिलने आ गया। वो मुस्कुराए थे। ज़यान ने अचानक नज़र वरीशा पर डाली, जो खफा नज़रों से उसे देख रही थी। जी वो दरअसल चाचू, मैं आपको कॉल करने वाला था, मगर इससे पहले ही आप यहाँ आ गए। उसकी नज़रों से गड़बड़ाते ज़यान ने बात संभालनी चाहिए, वरना अपनी बीवी के बदलते मिजाज देख किसे खौफ आने लगा था। वो तो ठीक है बेटा, मगर परी का है? मैं तो सोच कर आया था आज छोटी सी परी से भी मिल लूँगा। उनके लहजे में मोहब्बत थी। ज़यान ने झुंझलाए अपने पीछे देखा, जहाँ वो छोटी सी परी उसके चौड़े वजूद में बिल्कुल छुपी खड़ी थी। आपकी छोटी परी यहाँ छुपी है चाचू। उसका हाथ पकड़े ज़यान ने उनके सामने किया। उसको इतनी महारत से पीछे देख अहमद साहब समेत वरीशा भी हंस पड़ी थी। यहाँ आओ परी। अशान ने ज़रा सी नज़र उठाई और इस मेहरबान चेहरे को देखा, जैसे उसके बाप ने उसकी उम्र भर की तमाम खुशियाँ छीन ली थी। वो हिचकिचाते उनके सामने आई और सलाम करते अपना सर ज़रा सा झुकाया, जिस पर अहमद साहब ने खुशी से दोहरे होते अपना शफ़क़त भरा हाथ उसके सर पर रखा। कैसे हैं आप अंकल? भाई ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं। इसने इंतहाई अदब से इस्तफसार किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ बैठो मेरे पास। उनके कहने पर वरीशा ने मुस्कुराते उसके लिए सोफे पर जगह बनाई। अशान ने पास खड़े ज़यान की तरफ देखा, जिसने सर इस बात में हिलाया तो वो झिझकती हुई वरीशा की बनाई गई जगह पर बैठ गई। ज़यान आपको परी कहता है, और वो वाकई ठीक कहता है। मेरी बच्ची अब तो बिल्कुल परी जैसी हूँ। उसके सर पर हाथ रख के अहमद साहब ने मुस्कुराते कहा। इतने प्यार से तो कभी उसके अब्बू ने उसे देखा भी नहीं था, जितने प्यार से वो बात कर रहे थे। जब्त के बावजूद अशाल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अरे परी, रो क्यों रही हो आप बच्चे? परी क्या हुआ? अहमद साहब की आवाज़ में ज़यान की भी परेशानी आवाज़ शामिल हुई। वो एकदम से उसके कदमों में बैठता फिक्रमंदी से पूछ रहा था। फिक्र तो वरीशा को भी हुई थी, मगर ज़यान की अशाल के लिए इतनी फिक्र दी। इसे ना जाने क्यों ज़यान पर तरस आया था। इसकी एक बहन थी जो खो गई थी, ये बात वरीशा भी जानती थी। अशाल क्या हुआ है बच्चे, अचानक से क्यों रोने लगी हो? वो मुतफिक्र सब पूछ रहा था। भाई, अब वो उसके मुँह से निकले वो टूटे फूटे अल्फाज वहाँ सबको मंजमद कर गए।
मुझे इनका प्यार कभी नहीं मिला। मैं हमेशा उनके तहफ़्फ़ुज़ भरे एहसास में आने को तरसी हो रही, मगर उन्होंने एक अरसे से मुझे प्यार से देखा तक नहीं। उनको याद करती हुई उसे आंसुओं में शिद्दत दर आई। ज़ियान ने गहरी सांस अंदर खींची, जैसे वो हार गया हो उसके पास। इसकी इस तकलीफ़ का कोई मदावा नहीं था। वो जितनी भी मोहब्बत करता इससे, वह इसे एक बाप जैसी मोहब्बत कभी नहीं देख सकता था। क्यों ज़िंदगी में एक माँ बाप ही तो हैं जिनको मोहब्बत का कोई नम अल बदल नहीं होता। मैं भी तो आपके पापा जैसा हूँ परी। आप वरीशा की तरह डैड, बाबा या अब्बू जो बुलाना चाहें बुला सकती हैं। उन्होंने वरीशा की तरफ देखा, जो नम आंखों में ज़रा सी हैरत लिए उन्हें देख रही थी। वो तो मेहरबान थे, मगर इस कदर उसे मालूम नहीं था। आज ज़यान हैदर गलत साबित हुआ था। माँ बाप की मोहब्बत का नम अल बदल होता है। बेशक सच्ची और बेलौस मोहब्बत बहुत मुश्किल से मिलती है, मगर होती है, और इस मोहब्बत में सबसे ज़्यादा इंसानियत पाई जाती है। अपने चाचू को देखते उसे बेसाख्ता इन पर रश्क आया था। अशान ने ज़रा सा मुस्कुराते उन्हें देखा और उठ खड़ी हुई। आप बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, काबिल एहतराम है अंकल, मगर मुझे आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए। अपने इस जवाब पर अशान, वरीशा और अहमद सुल्तान समेत ज़यान को भी शजदर कर गई। आपकी बेलौस मोहब्बत बहुत कीमती है, और इस पर सिर्फ वरीशा आप ही कहा कि मेरे लिए अभी यही दुख बहुत बड़ा है कि मैंने उनसे उनकी माँ छीन ली थी। अब बाबा की मोहब्बत भी छीन कर मुझे मज़ीद गुनहगार मत बनाए। ज़यान के पास रुकते वो रो दी। अहमद साहब के दिल कट कर रह गया था। आज ये बात की अशान, अगर आइंदा तुमने ऐसे अल्फाज दोहराए तो तुम मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाओगी। ज़यान उसकी तस्दीक करता। वरीशा गुस्से में तन फन करती, उसकी बाजू दबोचे उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। वो पल में सहम गई। तुमने मुझसे मेरी माँ नहीं छीनी, वो सब किस्मत के खेल थे। वो सब होना ही था, क्योंकि वो हम सब की किस्मत में पहले से ही लिख दिया गया था। मुझे तब की इतनी तकलीफ़ नहीं है, मगर अब तुम मेरे बाबा की शफ़क़त को ठुकरा कर मुझे तकलीफ़ ज़रूर दे रही हो, और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसने अटल लहजे में कहा। एकदम से उसके बदले रूप पर वहाँ सब हक्का बक्का खड़े थे। अशान ने गर्दन झुका दी। जब ज़यान ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसके आंसुओं की रफ्तार में तेज़ी दर आई। परी, शफकत भरे लहजे पर पुकारते हुए उसके पास आ रुके। बच्चे, मैं आपकी बाबा की जगह कभी नहीं ले सकता, मगर मेरे लिए जैसे वरीशा है वैसे ही आप हो। आपके लिए आपके अहमद अंकल हमेशा हाजिर रहेंगे। आपको अपनी बेटी का दर्जा देना मेरे लिए बाह से शर्फ है। बच्चे, वो हौले से मुस्कुराए। ज़यान चुपचाप खड़ा अपनी बीवी की हरकतें देख रहा था, जो अशान को गुस्से भरे इशारे दे रही थी। अशान ने गर्दन झुकी उठाई और वरीशा की तरफ देखा, जो गफ़ी से उसे घूर रही थी। एक के बाद दिगेर वो नाक सिकुड़ती इन सबको हैरान करती अहमद साहब की बाजू में सिमट गई। वरीशा आप ही मुझे घूर रही है, उसे मासूमियत से बताया। वहाँ सब जी जान से मुस्कुरा दिए। वरीशा, उन्होंने तनबी आवाज़ में पुकारा। मैंने कुछ नहीं किया डैड, आपकी परी झूठ बोल रही है। खुद को साफ सुथरा करते ही वरीशा उनकी दूसरी बाजू में समेट आई। नहीं परी, झूठ नहीं बोलती। क्यों ज़यान? हाँ भाई बताएं। इन दोनों ने मुस्कुराते ज़यान को भी बीच में घसीटा। वो क्या बोलता? अपनी बीवी की खतरनाक घुरियों की बदौलत वो कुछ बोल ही नहीं पाया। चाचू, वो मेरी इंपॉर्टेंट कॉल आनी थी, मैं बाद में बात करता हूँ। वो जान छुड़वाता वहाँ से निकल गया। चलो भाई, ये बरखुरदार तो चले गए, अब क्या होगा? अब हम सब नाश्ता करेंगे, अशान ने मासूमियत से बताया। हाँ, नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया, और भूख भी लगी है। भूख से निढाल वरीशा ने भी हाँक लगाई। तो फिर चलो नाश्ता करते हैं। अहमद साहब ने साथ लिए डाइनिंग रूम की तरफ चले आए। उसे एक बार फिर कॉल ट्राई की, अभी भी नंबर बिजी जा रहा था। वो दन दनाता घर में दाखिल हुआ और सीधा उसके कमरे में आदम का। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें सुबह से कॉल्स कर रहा हूँ, आखिर नंबर कहाँ बिजी है तुम्हारा? अब तो सामने कारदार नज़र उसे घूरा और मोबाइल फिर से कान के साथ लगाया। तो मजबूरन काशान को भी थोड़ी देर खामोश होना पड़ा। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई। ओके, तुम फिक्र मत करो, मैं देख लेता हूँ। उसने आखिर अल्लाह हाफिज़ बोल कर कॉल कट कर दी। यार कौन था? किससे इतनी लंबी गुफ्तगू कर रहे थे? तुम तो किसी से इतनी देर बात नहीं करते। ये कौन था जिससे तुम पिछले 2 घंटे से बात कर रहे हो? काशान, तुम खामोश हो जाओ या दफ़ा हो जाओ, चॉइस एज योर। अब तो सामने उसे घूरते कहा। मैं खामोश होना छोड़ दूंगा, मगर तब जब तुम मुझे बताओ कॉल पर किससे बात कर रहे थे। उसकी सुई अभी भी वहीं अटकी थी। बेड पर चित लेटे अब्तसाम ने इस ढीठ इंसान को देखा। आयशा से बात कर रहा था, बताते उसके चेहरे पर कसम रख दिया। सुबह कब वापस आए थे? फजर के वक्त। इसे यूं ही जवाब दिया। काशान चुप हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हूँ, मगर वो मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहा था जिसमें बोलकर वो अपनी बात उसे समझा पाता। अब्तसाम, आखिर को 5 से 10 मिनट बाद वो बोल ही पड़ा। मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। बोलो। यार, वो
काशान के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए जब अब्तसाम का मोबाइल बजा था। अब किसकी कॉल है? उसे झुंझुलाते पूछा। अब्तसाम ने लेटे मोबाइल उठा और बालों में हाथ फेरता गहरी मुस्कुराहट से जाए उठ बैठा और फिर मोबाइल को सामने टेबल पर रख दिया। मोबाइल बजते बजते खामोश हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। मोबाइल एक बार फिर बजा। कॉल क्यों नहीं उठा रहा तू? काशान ने मोबाइल को देखना चाहा जब इससे पहले ही अब्तसाम ने उचक लिया। किसकी कॉल है अब्तसाम? इसने ठहरने का इशारा देते उसे कॉल अटेंड कर ली। काम की बात करो दिलावर शाह। काशान पहले से ही जानता था इसे इस वक्त सिर्फ 2 लोगों की कॉल आ सकती थी, एक ज़ैन हैदर और दूसरा दिलावर शाह या वलीद शाह। और दिलावर शाह के मुतालिक तो अब्तसाम खुद इससे बता चुका था। काम की बात क्या करनी है लड़के? तुम्हें दिलावर शाह बता चुका है। क्या बता चुके हो? इसके गुस्से को किसी खातिर में ना लाते पूछा गया। तुमने जवाब नहीं दिया कि मेरे लिए कत्ल करोगे या नहीं, और कत्ल किसका करना है? इसने सर खुजाती दिलचस्पी से पूछा। सैयद सफियान वली शाह का। उसने गुस्सा जब्त करते कहा। अच्छा तो अब मेरी बात सुन दिलावर शाह। दिलावर हमातन गोश हुआ। मैंने अभी तक सिर्फ 73 कत्ल किए हैं। अगर तू नहीं चाहता कि 74 कत्ल तेरा हो तो आज के बाद मुझे तो क्या किसी को भी सफियान शाह की सुपारी मत देना। तेरी इतनी जुर्रत? मुंह बंद कर। अभी दिलावर शाह मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। दिलावर शाह जब्त के कड़े खूंट भर के रह गया। दिलावर शाह मैंने आज तक तेरा जैसा बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा। उससे मध्यम सा कहका लगा। तेरी जितनी भी बातें हैं वो सारी मेरे पास रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर तू नहीं चाहता कि वो रिकॉर्डिंग तेरे भतीजे ज़ैन हैदर के पास पहुंचे तो तू आगे क्या करना है तो तू बेहतर जान मालूम है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कल के लड़के तुम दिलावर शाह को धमकी दोगे? वो गुस्से से फनकारा। इसकी बच्चों जैसी धमकियां सुनते अब्तसाम मुस्कुराता बेड पर लेट गया। इस कल के लड़के में इतनी हिम्मत है दिलावर शाह के तेरे घर में घुसकर तेरी गर्दन उड़ा दूं और मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। अब्तसाम का ठोस लहजा उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। तो तुमसे मैंने मदद मांगी और तुम ही मुझे धमका रहे हो? धमकियां तो बच्चे देते हैं दिलावर शाह। अब्तसाम चौधरी तो अपनी कह पर अमल करता है। चल अब निकल और जो बाकी ज़िंदगी के दिन बचे हैं इनको सही से एंजॉय कर। क्या बता तेरी मौत का परवाना कब जाती हो जाए। मध्यम सा कहका लगाते उसने कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ गुस्से से दोहरे होते दिलावर शाह ने मोबाइल तो दीवार पर ही मार कर कमरे का हुलिया तहस नहस कर दिया। मोबाइल टेबल पर फेंकते अब्तसाम की नज़र काशान पर पड़ी जो तासिब भरी नज़रों से उसे ही घूर रहा था। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे लगा तुम बदल गए हो, मगर अफसोस। काशान ने बात अधूरी छोड़ी। मैं बदल गया हूँ मगर सिर्फ मोहतरमा के लिए, वरना ये दुनिया उनके उसूल आज भी अब्तसाम चौधरी अपने जूते की नोक पर रखता है। अटल लहजे में कहते उसने पास पड़ी पजल बॉक्स उठा ली। जानता हूँ तुझ जैसी टेढ़ी सीढ़ी कभी सीधी नहीं हो सकती। मैं वो सीढ़ी नहीं हूँ काशान जिसके ज़रिए लोग ऊपर पहुँच जाए, अलबत्ता वो ज़रूर हूँ जिसके ज़रिए लोग सीधा अल्लाह के पास पहुँच जाते हैं। इसने दो बदू जवाब दिया। ठीक है, बंद कर अपनी ये गुंडागर्दी और मुझे बता नौकरी के बारे में क्या सोचा है? कौन सी नौकरी? उसे सपाट लहजे में दरियाफ्त किया। सारा दिन तुम घर पर होते हो, कोई जॉब क्यों नहीं करते? मेरे मतलब का इस दुनिया में सिर्फ एक काम था और वो भी मैं छोड़ चुका हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी की जी हुजूरी कर सकता हूँ। तो क्या सारी ज़िंदगी यूँ घर बैठे रहोगे? उसने चिढ़ते हुए पूछा। नहीं, बाहर भी जाया करूँगा, घर ही क्यों बैठूंगा। अब तो सामने मजीद ढिठाई का मुजाहरा किया। तुमसे बात करना फजूल है, खुद आए थे, मैंने तो नहीं बुलाया था। जाते काशान के पीछे से हाथ लगाते वो वापस से बेड पर लेट गया। वो सब कुछ देर पहले ही नाश्ते के टेबल से फारिग होते अपने अपने कमरों की तरफ गए थे। बी किचन में काम करी थी जब शाल चेंज करने की गर्ज से कमरे की तरफ गई। बरीशा भी अपने कमरे की तरफ जाती जब कुछ याद आने पर वो लॉन की तरफ बढ़ गई जहां उसने अपने डैड और जैन को बात करते हुए जाती देखा था। जैन उसे लड़के का पता चला कुछ? नहीं चाचू, वो मेरी कॉल अटेंड नहीं करा। अभी हसीब की तरफ जा रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। वो परसोच सा बोला। आप इतना मत सोचें, इंशाल्लाह ईशा भी हमें मिल जाएगी। जैन ने उन्हें दिलासा दिया। इंशाल्लाह बेटा। वो ज़रा सा मुस्कुराए। उनके दिमाग में दिलावर शाह की फ़ोन कॉल गर्दिश करी थी। वो जैन को हकीकत बताना चाहते थे जो उनके मुताबिक इसे हर हाल में मालूम होनी चाहिए थी। जैन, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। उन्होंने बात का आगाज़ किया। चाचू, मुझे भी आपसे दिलावर शाह के मुतालिक बात करनी थी मगर टाइम ही नहीं मिल रहा था। दिलावर शाह के मुतालिक? वह हैरान हुए। हाँ चाचू, बरीशा बता रही थी कि आपको दिलावर शाह की कॉल आई थी। अहमद सुल्तान मुत्तफ़िकर से हुए। एक्चुअली जैन, मुझे भी। डैड? लॉन में आती बरीशा ने उन्हें पुकारा तो वो दोनों खामोश होते उसकी तरफ मुड़ गए। यस प्रिंसेस। डैड, मुझे आपको बताना था कि मेरे नाम पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आने हैं, प्लीज़ वो रिसीव कर लीजिएगा, फिर जब मैं आऊँ तो वहाँ से ले लूँगी। ओके मैम प्रिंसेस। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। फ़ी अमान अल्लाह। इस सारी गुफ्तगू के दरमियान उसे ज़ैन हैदर को मुकम्मल इग्नोर किया था, जिस बात को ज़ैन समेत अहमद साहब ने भी नोट किया था। बरीशा जा चुकी थी जब अहमद साहब ने ज़ैन को देखा जो परसुकून सा खड़ा उसे ही जाते देख रहा था। नाराज़ है तुमसे? बचपन से है।
इनकी बेसाख्ता हंसी उमट आई। तुम इसके बचपन के किए जुल्म कभी नहीं भूलोगे। वो अभी भूलने वाले जुल्म है क्या? चाचू, मेरी बाजू पर अभी भी इसके छोटे छोटे दांतों के निशान वाजे हैं। एनीवे, मुझे बता, आपको क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझसे? यहाँ नहीं जान, तुम फ्री होकर ऑफिस पहुँच जाना, फिर वहीं आराम से बात करेंगे। ओके चाचू, मैं शाम में आता हूँ। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, मेरी ज़रूरी मीटिंग है। अल्लाह हाफिज़ चाचू, ख्याल रखिएगा अपना। अलविदा कलामत कहते वो इनके साथ बाहर गाड़ी तक आया। वो बगैर नॉक किए कमरे में आई थी, जहाँ उसकी पहली नज़र शीशे के सामने उलझी खड़ी इस मन मोह लेने वाली लड़की पर पड़ी। वरीशा ने पहली बार इसके लंबे सिल्की बाल खुले देखे थे। वो एकटक उसे देख रही थी। सुर्ख रंग के ट्राउज़र शर्ट में मलबूस हम रंग दुपट्टा गले में लटकाए वो अपने बालों को सुलझा रही थी। उसके चेहरे पर इतना नूर था जैसे वो मेकअप किए खड़ी हो, मगर वो पर नूर शफाफ चेहरा हर शे से पाक था। वो रोशन आंखें जिनमें दुख वाजे रहते थे, उसके चेहरे पर खुशी झलकती हो, मगर वो आंखें हमेशा से ही दुखों में डूबी नजर आती थी। इस कांच की लड़की का बस नहीं चलता मगर वो इस आंखों को वैसा ही दुखों से पाक कर देती जैसे कि वो सब्र करके अपने चेहरे पर से इन्हें छुपा देती थी। वो अभी उसे ही देखने में महू थी जब विशाल उसे आईने में ही देखती पलटी थी। आप ही आपको कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं चाहिए था, बस वैसे ही बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। वरीशा चलती हुई बैठ के करीब आई। तो फिर एक काम करते हैं, आप ही किचन में चलते हैं। मैं बी की हेल्प करने जा रही थी। टॉवल खुश करने की नीयत से बालकनी की रेलिंग पर बिछाती वो मसरूफ संध्यास में बोल रही थी। क्या हुआ, आप इतनी बुरी सी शक्ल बनाकर क्यों बैठ गई? वो अंदर आई थी। आशा ने उसकी शक्ल पर 12 बजते देखे पूछा। मुझे खाना बनाना नहीं आता परी। ओफो आपी, आपसे किसने कहा कि आपसे हम खाना बनवा रहे हैं? आप बस वहीं बैठ जाना, मैं खाना बना लूँगी। हम बस बहुत सारी बातें करेंगे, आप बोर नहीं होगी। उसे पूरा प्लान समझाते वो मुस्कुराई। हाँ, गुड आइडिया, चलो। एकदम से चहकती वरीशा उठ खड़ी हुई। अशान उसके साथ चलती जब उसकी नज़र टेबल पर रखी पेपर पर पड़ी। उसे खोलती जब वरीशा फिर से बोल उठी। मगर परी, तुम ना मुझे पहले खाना बनाना सिखाओ, क्योंकि फिर तुम चली जाओगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? बहुत दूर की सोचते उदासी से बोली। मैं कहाँ चली जाऊँगी आप ही? उसकी फोल्डिंग खोलते अशान ने नासमझी से कहा। उसकी सारी तह खुलती अभी उसकी नज़र पेपर पर लिखे पहले हुर्फ पर पड़ी थी जब वरीशा के अगले जुमले ने उसकी नज़रों का जाविया एकदम से बदल दिया। तुम्हारी शादी होगी ना परी, तो तुम चली जाओगी? उसके चेहरे पर छाई मसनूई मुस्कुराहट गायब हो गई थी। पेपर को यूं ही बेड पर रखे वो चलती वरीशा के पास आई। मुझे शादी नहीं करनी आपी। वजह? उसे हैरत से इफ्तिसार किया। मैं दूसरी आमना शाह नहीं बन सकती, इसलिए। इसे वजह बताई। अब के वरीशा के चेहरे पर भी तारीकी छा गई, मगर वो खुद को कंपोज करते हुए मुस्कुरा दी। तुम आमना शाह बन भी नहीं सकती परी, क्योंकि तुम अशाल शाह हो, एक मजबूत और बा इखलाक भाई की प्यारी सी बहादुर बेटी। मतवाजन लहजे में कहती वरीशा ने उसकी थोड़ी तामे मजबूत लहजे में कहा। जान तुम्हें कभी दूसरी आमना शाह नहीं बनने देगा, इतना तो मैं तुम्हें यकीन से कहती हूँ। अपनी परी पर जान छिड़कता है। वो उदासी में भी मुस्कुरा दी। देखो खुद को आईने में परी। वरीशा ने उसका रुख आईने की तरफ फेरा। ये जो लड़की नजर आ रही है ना तुम्हें, ये एक मजबूत लड़की है। इसे बहुत से दुख सहे हैं और देखो आज भी वैसी ही है। इसे कोई दुख तोड़ नहीं सकता, मगर उसके कदम नहीं डगमगाए। इतनी आजमाइशों के बाद भी ये परी साबित कदमी से काम ले रही है, क्योंकि उसे अपने अल्लाह पे भरोसा है और आगे भी ये परी अपने अल्लाह पे भरोसा रख कर अपनी नई ज़िंदगी जिएगी। इंशाअल्लाह एक बेहतरीन ज़िंदगी उसके इंतज़ार में है। चलो जल्दी से मुस्कुराओ। उसके गाल खींचते वरीशा मुस्कुराई तो मजबूरन उसे भी मुस्कुराना पड़ा। अशाल, जी भाई आ जाए। जल्दी से सर पर दुपट्टा उड़ती अशाल ने दस्तक देते जान को अंदर आ जाने की इजाज़त दी। तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। अंदर आते जान ने पहली नज़र इसी पर ही गाड़ी सवाल किया। आइंदा मुझे ढूंढना हो तो पहले यहाँ आना, फिर पूरे घर में नहीं ढूंढना पड़ेगा। जान ने गहरी निगाह इस नीले रंग के कपड़ों में मलबूस फूले चेहरे वाली लड़की पर डाली, जो खफा खफा सी मालूम हो रही थी। ओके, तुम रूम में आओ, अभी मुझे ज़रूरी बात करनी है। इसका जवाब सुने बगैर वो कमरे से निकल गया। पहले तो वो मना कर देती, मगर अब विशाल के सामने कुछ कहना उसे मुनासिब ना लगा तो वो भी उसके पीछे चल पड़ी। इन दोनों के जाते विशाल ने गहरा सांस भरा और खुद को एक बार आईने में देखा। काश आप सब देख पाते आप ही, ये साबित कदम लड़की अंदर से कितनी तोड़ फोड़ का शिकार हो चुकी है कि जो बातें मैं अंदर ही अंदर पी गई वही बातें मुझे खा गई। मैं इस वक्त किस कदर कमज़ोर हूँ ये बात सिर्फ मेरा अल्लाह और मैं जानते हैं। देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बह गए, मगर मैं कोशिश करूंगी मरते दम तक आप सबका भरम यूं ही कायम रख सकूं। आंसू पोंछते वो फीका सा मुस्कुराए। अब वो मुड़ती जब उसकी नज़र बेड पर पड़े पेपर पर गई। कुछ सोचते वो पलट आई और उस सफ़े को उलट पलट दिया। क्यों बुलाया मुझे? कमरे में आते उसने रूखे अंदाज में सवाल किया। मेरी मर्जी? बाल ब्रश करते जैन ने लापरवाही से कंधे उचकाए। आग लगाती हूँ मैं तुम्हारी मर्जी को, फुले मुंह से बोलती वो
पलट आई। इससे पहले ही जैन ने उसकी कलाई थामे अपनी जानिब खींचा था। वरिशा किसी कटी डाल की तरह उसकी कशीदा सीने से आ टकराई थी। इसमें मखमूर नजरें खुद पर जमी देख उसकी सांसें उथल पुथल होने लगी तो वरिशा ने उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। क्या मसला है माई क्वीन? क्यों नाराज हो? मैं कोई क्वीन नहीं हूँ, मत बोला करो मुझे लव। कोशिश बेहाल रखे उसने नाक चढ़ाई। जो हुक्म माई फेरी। इस फेरी लफ्ज़ पर वरिशा के दिल ने बीट मिस की थी। गिरी पलकों की झालर उठाए उसे ज़यान की तरफ देखा जो जान लुटाती नज़रों से उसे ही देख रहा था। ज़यान मुझे जाना है। कहाँ जाना है फेरी? किचन में। वह नज़रें फेर गई। वजह? परी मुझे खाना बनाने सिखाएगी। उसके लहजे में खुशी की रमक थी। ज़यान बेसाख्ता मुस्कुराया। मगर माई क्वीन, अभी तो तुम्हें मेरे साथ जाना है। कहाँ जाना है? वरिशा ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ज़यान अभी उसे बताता वो पहले ही नरोटीपन से बोली। क्यों नहीं जाओगी? वो बरहम हुआ। क्योंकि मैं नाराज़ हूँ। क्यों नाराज़ हूँ? क्योंकि तुमने मुझे कल मुझ पर गुस्सा किया और फिर माफ़ी भी नहीं मांगी। उसे गफ़ी से कहा, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, मगर इससे पहले ये बता दो कि बदले में तुम्हें भी मुझसे माफ़ी मांगनी होगी फेरी। मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ? आंखें सिकुड़ते सीने पर बाजू बांधे पूछा था। ये पूछो किस किस बात की माफ़ी मांगोगी? ज़यान ने उसे घूरा। बचपन में किसी का भी गुस्सा निकालने के लिए जब तुम मुझे अपने छोटे छोटे दांतों से काटती थी, मुक्के मारती थी, मेरे बाल खींचती थी, और अभी जब इस 3 साल के अरसे में जो अपनी ज़बान से ज़ख्म दिए हैं, इन सब का हिसाब माय फेरी, इन सब की माफ़ी की बात कर रहा हूँ। पूरा मुँह खोले वो होंकों की तरह उसे देख रही थी। मतलब अब मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी? सीने पर हाथ बांधे वो ज़यान को आंखें दिखाते पूछ रही थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। नहीं, मैं करूँगा सिर्फ। उसके माथे पर भूसा देते ज़यान पीछे हुआ। चल अब जाओ, परी को बता कर आओ हम कहीं जा रहे हैं। पहले बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? वरिशा बाजिद हुई। बोल देना डिनर पर जा रहे हैं। और सुबह के 10 बजे कौन सा डिनर होता है असफन शाह पर ज़यान ने उसे घूरा। इसकी घूरी पर वरिशा बगैर कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। अशान ने सफ़ा पलटा। उसकी पहली नज़र इस नाम पर पड़ी, अब्तसाम इब्राहिम चौधरी। उसको तशवीश ने आन घेरा। उसने मज़ीद पढ़ा और फिर वो पढ़ती गई और जैसे जैसे वो पढ़ती रही उसे लग रहा था कोई इसे चाबुक लगा रहा हो। दिल की धड़कन मामूल से ज़्यादा तेज़ होने लगी। वो एक बुरा इंसान है। ज़यान के अल्फाज उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहे थे। इसे मज़ीद पढ़ा। अशाल के कदम लड़खड़ाए थे। दीवार का सहारा लेते वो बेड पर बैठ गई। तुम किसी से भी मोहब्बत करो मगर वो किसी अब्तसाम नहीं होना चाहिए। इसने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा और गहरी सांस अंदर खींची। उसे पेशे वाली नज़र सतर को देखना ना जाने कितनी आंसू टूट कर इस लफ्ज़ पर गिरते बेमोल हुए थे। बेहतर है मुझे इतना अच्छा मत समझो कि जब मेरी हकीकत तुम पर खुले तो तुम भी मुझे नफ़रत के काबिल समझने लगो। अब्तसाम का कहा जुमला इसके कानों में पिघले शीशे की मानीन पड़ा। सब कहते रहे कि तुम बुरे इंसान हो, मगर मैंने किसी की बात कान से नहीं धरे। काश काश मैं तब भाई की बात मान लेती। काश। आंसू बहते से सोफे को भिगो रहे थे। जब वरिशा दरवाज़ा खोले कमरे में आई, अजीब सी खामोशी महसूस करते उसने मजीद कदम बढ़ाए। अशाल को देखा जिसकी उसकी तरफ पीठ थी। वो मजीद आगे आई और अशाल के सामने आ खड़ी हुई, मगर उसे रोता देख वरिशा को ढेरों फिक्र ने आन घेरा। परी क्या हुआ? रो क्यों रही हो? इसके पूछने की देर थी और अशाल ने वो गीला सफ़ा इसके आगे कर दिया। वो इसे पड़ी थी जब अशाल की दबी दबी से इसके उसके कमरे में सुनाई देने लगी। ये सब क्या है परी? और तुम्हें की कहाँ से मिला? उसे हैरत का शदीद तरीन झटका लगा था। भाई की कार से। वो शिद्दत से रो दी। वरिशा एकदम से बौखलाहट का शिकार हुई। आपी मुझे नहीं पता, मगर मुझे तकलीफ़ हो रही है। मुझे नहीं आपी, कहीं ये सच नहीं है। वो रोते बेरब जुमले बोल रही थी। वो ऐसा नहीं है आपी, वो ऐसा नहीं है। आप तो इसे जानती है ना, वो कभी ऐसा। होश में आओ अशाल। वरिशा ने एकदम उसको कंधे से झंझोड़ डाला। क्या पागल हो गई हो तुम? एक नामहरम के लिए क्यों रो रही हो? वो ऐसा है या नहीं, इसे तुम्हें कौन सा कोई कंसर्न होना चाहिए? संजीदा से लहजे में कहती वरिशा ने होश की दुनिया में लापटका था। टिप टिप बरसती नज़रों से वो एकटक उसे देख रही थी। मेरी तरफ देखो परी, मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो, इसके लिए जवाब दो मुझे। उसे नज़रें घुमाती देख वरिशा ने अपने सवाल पर जोर दिया। मुझे नहीं मालूम आपी, ये कैसी कैफियत है? उसने हिचकिया लेते कहा। मगर मुझे तकलीफ़ हो रही है उसकी हकीकत जानकर। मुझे इससे नफ़रत महसूस हो रही है और इस नफ़रत पर मुझे दुख हो रहा है। और ऐसा क्यों है मैं खुद अनजान हूँ। जब्त के बावजूद वो एकदम से फट पड़ी। वरिशा उसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह अभी उठती जब अशान ने उसको थाम लिया। भाई को कुछ मत बताइएगा प्लीज़ आपी। इसने जैसे मन्नत की। रोना बंद करो परी, मैं ज़यान को कुछ नहीं बताऊंगी। अभी मुझे उनके साथ बाहर जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यही बताने में तुम्हें आई थी, नरमी से कहती वो मुस्कुराई। मगर मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए मैं ज़यान को मना करने जा रही हूँ। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करिए। आप जहाँ जा रही है वहाँ जाए। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंसू पोंछते हुए इससे ज़्यादा खुद को अपने ठीक होने को यकीन दिलाने लगी थी।
वरीशा ने उसे जांचती नज़रों से देखा। ऐसे मत देखिए आपी, आपकी नज़रें मुझे शर्मिंदगी का एहसास दिला रही। भीगी पल के गिराया शाल ने सपाट अंदाज में कहा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, फिर हम तुम्हारी इस तकलीफ की वजह मालूम कर लेंगे। इसे वही गुमसुम छोड़े वरीशा चल पड़ी। परी, जाते जाते वो पलट आए। जी, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा अबाया है? इसके सवाल पर आशाल ने अपनी वार्डरोब की एक साइड खोली थी। वरीशा उसके अबाया को कलेक्शन देखकर दंग रह गई। वहाँ हर कलर और डिज़ाइन के हिजाब थे। वहाँ मौजूद हर हिजाब एक से बढ़कर एक खूबसूरत और हर दूसरे से मुख्तलिफ सा था, जबकि दूसरी तरफ अबाया हैंग थे जो सारे ब्लैक कलर में थे, मगर कुछ के डिज़ाइन मुख्तलिफ थे। इनमें से जो पसंद आए वो आप रख ले, कहते आशाल वॉशरूम की जानिब चली गई, जबकि वरीशा वहाँ से हिजाब और अबाया लेती उसके कमरे से बाहर आ गई। मगर नज़रों में अभी भी आशाल का रोता चेहरा और कानों में उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। तो क्या वो जो सोच रही थी सच था? अपनी सोचों की नफ़ी करती वो तो कैसे वो इस शख्स के लिए रोता देख कर आ रही थी, और इस दौर में बगैर किसी ताल्लुक के तो कोई किसी के दुख में भी शरीक नहीं होता, तो वो फिर अपने कीमती आंसू बहा रही थी। वो इन्हीं सोचों में डूबी थी जब जयान ने आवाज़ पर वरीशा ने बांध पर रख दी कमरे की तरफ चल दी। इसकी आंखों में हद से ज़्यादा जलन हो रही थी। जल तो इसका दिल रहा था जिसने एक बार फिर अच्छे की उम्मीद में बुरा काटा था। न जाने इस लड़की की किस्मत खराब थी या अभी उसकी आजमाइश चल रही थी। उसको हर उस शख्स ने अंधा ठहराया था जिस पर वो रत्ती बराबर भी यकीन करने लगी थी। तौलिए से आंखें साफ करती उसने आईने के सामने खड़े अपना एक भरपूर जायज़ा लिया। तो अब तुम्हारी कमी रह गई थी, तो आज तुमने भी साबित कर दिया कि दुनिया वाकई में दुनिया है। आंसू लकीर की सूरत में उसके गाल पर लुढ़कने लगे थे। दिल अजय से दो चार हो रहा था, मगर क्यों हो रहा था, वजह क्या थी, वो जानती नहीं थी, या जानकर भी अभी तक अनजान बनी हुई थी। मगर इस बार आशाल शाह खामोश नहीं रहेगी। हथेली की पूंछ से आंखें रगड़ती उसने कमरे की हर शय को टटोलना शुरू कर दिया। फिर उसको उसकी मतलूबा शय मिल गई। क्या आशाल शाह कोई पुतला है जिसका जब दिल चाहेगा वही आकर उसे अपने इशारों पर नचाता रहेगा? खुद से ही हम कलाम होती उसने फ़ोन पर मतलूबा नंबर ढूंढा और कॉल मिलाई। वालेकुम अस्सलाम। कॉल एक बेल के बाद उठा ली गई। तकरीबन 5 मिनट बाद उसने मोबाइल कान से हटा कर देखा। हाँ ठीक है, मैं आधे घंटे तक यूनी पहुँच रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ, अल्लाह हाफिज़। कॉल कट होते ही उसने फ़ोन बेड पर पटक दिया और खुद अलमीरा से हिजाब और रिबाया निकाले तैयार होने लगी। अगले 10 मिनट में वो मुकम्मल तैयार होती, इस सफ़े को बैग में रखती, नीचे आई जहाँ बी किचन में काम कर रही थी। बी, मैं यूनी जा रही हूँ, कुछ पेपर्स को कलेक्ट करने थे। मगर बच्चे ऐसे अचानक, और जयान बेटा भी घर पे नहीं? ड्राइवर को भाई ने कह दिया है बी वो मुझे छोड़ कर आएगा, वो ले भी आएगा। इसने ज़िंदगी में पहली बार झूठ बोला था। अच्छा ठीक है बच्चे, जल्दी आ जाना, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट की भी देर किए बिना आशाल बैग थामे वहाँ से लॉन अबूर करती गेट तक आई और फिर ड्राइवर को पुकारती गाड़ी में बैठ गई। यूनी ले चले भाई मुझे, उसने हुक्म दिया, और फिर उसके हुक्म की ताबा गाड़ी यूनी की रोड पर कामजान हो गई। घर से निकले इन्हें आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका था। वरीशा की आंखें थक गई थी, मगर मंजिल थी जो आ ही नहीं रही थी। गाय बगाय से हर कोई थोड़ी देर बाद जयान पर नज़र डाल देती, मगर वो संजीदा सा ड्राइविंग में इस कदर मसरूफ था कि ये भी भूल गया, साथ उसकी बीवी भी बैठी है। वरीशा ने मुँह बनाया, मैंने आज पहली बार अबाया पहना, इससे ये नहीं हुआ थोड़ी सी तारीफ़ ही कर दें? तारीफ तो क्या, नज़र भर के देखा भी नहीं मुझे। आखिर तंग आते वरीशा ने उसे सवाल करने का सोचा था कि जयान का मोबाइल बज उठा। हाँ हम पहुँच रहे हैं, हाँ मेरे साथी हैं, समझ गया हूँ, सही, बाकी की बातें वहीं आकर करते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रखते जयान ने उसकी तरफ देखा जो हिजाब में से छोटी छोटी सी आंखें मजीद सुकेड़े से घूर रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें फुर्सत नहीं है तो सोचा मैं ही देख लूँ? वो चिढ़ गई। ज़रूर देखो माई फेरी, मगर प्यार से देखो, मोहब्बत से देखो, ऐसी तीखी नज़रों से देखोगी तो बिल्कुल चुड़ैल लगती हो। जानता भी था वो गुस्से में है, मगर फिर भी अपनी से बाजी नहीं आया। अब मैं अपनी आंखों पर शहद लगा कर तो तुम्हें देखने से रही मिस्टर असफन शाह, इसे तड़क कर कहा। यहाँ जयान हैदर जिच हुआ। तुम मुझे जयान हैदर कहकर पुकारा करो फेरी, उसे कदरे नरमी से कहा। नहीं, मैं तो असफन शाह ही कहूँगी। वो बाजिद हुई। इसका मतलब तुम राजी हो? इसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते स्ट्रिंग व्हील पर रखते कहा गया था। किस लिए राजी हूँ? असफन शाह के जुनून को झेलने के लिए। जयान ने उसके हाथ का बोसा लिया। ड्राइविंग पर ध्यान दो। वो बुखलाई थी। पहले ध्यान भटका कर फिर कहती हो ड्राइविंग पर ध्यान दो। माई क्वीन तुम हो, तुम हम दोनों के साथ बुरा कर रही हो। इसे सरदा भरी, ज़्यादा आशिक बनने की ज़रूरत नहीं है। इसे मुंह के जाविये बिगाड़े। यह आशिक तो बचपन से तुम पर फिदा है, मगर मैं नहीं हूँ। इसे दो बदू जवाब दिया। तुम पर फिदा होने के लिए एक मैं ही हूँ, बस तुम मेरे जुनून और मुझे संभाल लो माई क्वीन, तुम्हारे लिए वही काबिल तहसीन होगा। वो दिल फरेब सा मुस्कुराया। वरीशा ने बेसाख्ता नज़रें फेर ली।
मेरे सर पर ऐसा काबिल तहसीन काम करने का कोई शौक नहीं चढ़ा तो तुम किसी भी तरह की खुशफहमी में मत रहो। नजरें शीशे के उस पार रखने से उसने कहा, ज़रा यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो। मैं एक बात बार बार नहीं कहती हूँ तो फिर फिक्र नहीं करो माई क्वीन, मेरी कुर्बत में रहते ये शौक भी जल्दी तुम्हारे सर चढ़ जाएगा। मुझे तुम्हारी कुर्बत नहीं चाहिए। वह टल लहजे में बोली, क्यों नहीं चाहिए? मालूम नहीं, मगर मेरा दम घुटता है तुम्हारी कुर्बत में। ज़िया ने गहरी नज़र इसके चेहरे पर डाली जहाँ साफ लिखा था इसके दिल में कुछ और था, ज़बान पर कुछ और। ज़िया ने अपने ऑफिस के सामने गार रोकी। तुम्हारी इस मसले का हल हम कमरे में जाकर तलाश करेंगे माई क्वीन, अभी चलो, हमारी मंजिल आ गई। बेशरम आदमी, वरिशा ने दिल में दांत कचकचाए। ज़िया ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और अपने हाथ आगे बढ़ाया। वरिशा उसके हाथ में अपना हाथ थमाती बाहर आई। उसके हाथ को अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लेते वह हल्के हल्के कदम उठाने लगा। जब चलते वो दोनों लिफ्ट की तरफ आए। लिफ्ट खाली थी, उसको लिए अंदर दाखिल हुआ और फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस किया। हम तुम्हारे ऑफिस में क्यों आए हैं? ज़िया ने उसकी तरफ देखा जो इसे ही देख रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो। ये इसके सवाल का जवाब नहीं था, इसकी नज़रों में खाइफ होती। वरिशा ने नज़रें चुरा ली। आखिर 1 घंटे बाद तुम्हें याद आ गया। इसके तंज पर ज़िया ने कदम उसकी जानिब उठाए और वरिशा को लिफ्ट की दीवार से पिन किए उसके माथे पर अपने लब रख दिए। चंद लम्हों बाद वो दूर हुआ तो वरिशा की आंखें झपकती रुख फेर गई। मुझे मेरी बीवी पर्दे में पसंद है और ये बूसा मेरी बीवी के लिए है जिसने मेरी पसंद का ख्याल रखा। मुझसे नज़रें मत चुराया करो, ऐसे मुझे मज़ीद प्यार आता है। उसकी थोड़ी पकड़े चेहरे को करीब करते ज़िया ने मखमूर होती नज़रों से कहा। वो जो कब से उसकी गुर्बत में जब्त किए खड़ी थी उथल पुथल होती सांसों में एकदम से दूर हुई। हम पहुंच गए हैं, हाँ चलो। मुस्कुराहट होठों में दबाए उसका हाथ मजबूती से थामे वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ जहाँ हसीब उनका मुंतजिर था। वरिशा ने उसकी मौजूदगी में घबराते अपना हाथ छुड़वाना चाहा मगर ज़िया ने इसकी कोशिश को नाकाम बनाता मजीद आगे आ गया। अस्सलाम वालेकुम। इसकी आवाज़ पर हसीब इन दोनों को साथ देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। एकदम से करीब आते वो ज़ियान के गले लग गया। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसा है मेरे यार? पता है मैं तुझे इतना मिस कर रहा था। खुशी के मारे हसीब ने उसका गाल चूम लिया। वरिशा हक तक सी देख रही थी। पीछे हट, कितनी बार कहा है ये फजूल हरकतें मत किया कर। ज़िया ने एकदम से भड़का तो हसीब दांतों की नुमाइश करता थोड़ा सा दूर खसका। कैसी है भाभी आप? ठीक हूँ। वरिशा ने नजरें दोनों हाथ पर जमाए सर को खम दिया। माशाल्लाह, अच्छी बात है, हसीब ने खुश दिली से कहा। अच्छा चलो, जिस काम के लिए आए हैं वो कर लिया जाए अब। हाँ, तुम्हारा बंदा यहाँ है। ज़ियान के कहने पर हसीब इन दोनों को ऑफिस से मलाइका एक सीक्रेट रूम में ले आया। वहाँ हर तरफ अंधेरा था। वरिशा ने अपनी गिरफ्त ज़ियान के बाजू पर मजबूत की तो बेसाख्ता था। ज़ियान ने उसको अपने हसार में ले लिया। लाइट्स ऑन करो यार, हसीब तुम्हारी भाभी डर रही है। करता हूँ। हसीब ने फ़ौरन से लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन होते ही वरिशा की आंखें चुंधिया गई। उसने आंखें खोली, बमुश्किल इधर उधर देखा। जब उसकी नज़र एक जगह टिक गई, उस कमरे में ज़्यादा कुछ नहीं था। दरमियान में एक चेयर पड़ी थी जिस पर कोई शख्स रस्सियों से बंधा हुआ था। वरिशा ने उसके हाथ देखे जिन पर कट लगे थे, वहाँ से खून रस रस कर जमा हो चुका था। उसे बाजू देखे जहाँ पर जलाने के निशान थे, वही निशान उसके पैरों और गर्दन पर भी नजर आ रहे थे, मगर वो शख्स कौन था उसे ये पता नहीं चला था। उसका चेहरा काले रंग के कपड़े में ढका था। वरिशा ने खौफजदा नज़रों से ज़ियान को देखा। ये कौन है ज़ियान? अभी पता चल जाएगा। हसीब इसका निकाब हटाओ, उसके खरत लहजे में कहा। वरिशा ने महसूस किया उसके चेहरे पर एकदम पत्थरों जैसी सख्ती दर आई है। हसीब ने उसका मास्क हटाया। तुम्हारा मुजरिम। ज़ियान के अल्फाज पर उसने नजरें उसके चेहरे से हटाए सामने रस्सियों में बंधे वजूद पर डाली। इस शख्स को देख वरिशा के रोंगटे खड़े हुए थे। वहाँ वो शख्स और कोई नहीं, अहद अरसलान होगा। इसके वहम व गुमान भी नहीं था। उसके चेहरे पर हर जगह कट थे, आंखें सुर्ख अंगारा पपोटे रोने की बात सोच चुके थे। वो अहद अरसलान नहीं था। जर्दी रंगत, चेहरे के खदोखाल बिगड़े हुए थे। वो कोई मरियल सा सालों से बीमार शख्स लग रहा था। इसे देखते वरिशा जहाँ की तहाँ रह गई। उसकी नज़रों के सामने इस रात होटल के कमरे वाले तमाम मंजर बारी बारी गर्दिश करने लगे। अपनी वो चीखें, उस शख्स के वो कह गए, अपनी सिसकियाँ, मन्नतें। वरिशा का दिमाग एकदम से घूमने लगा। वो गिरती उससे पहले उसने ज़ियान का बाजू थाम लिया। जब उसकी बिगड़ती हालत देख हसीब फ़ौरन से उसके लिए चेयर ले आया। वरिशा, आर यू ऑल राइट? उसके चेयर पर बिठाए और ज़ियान ने फिक्रमंदी से कहा। ज़ियान, ये क्या? ये पिछले 5 दिन से यहाँ है। वरिशा तुम्हारा मुजरिम है। ये पकड़ो और अपना बदला लो इस बेगैरत इंसान से। भीगी बेयकीनी पल के उठाए उसने चेहरे से हटाकर। वरिशा ने उसके हाथ की तरफ देखा। वो इसे गन दे रहा था ताकि वो इस शख्स को मार कर अपना बदला पूरा कर सके, उसे उसकी गुनाह की सज़ा दे। पकड़ो इसे वरिशा और जाओ अपना बदला लो। उठो और मार दो इसे, मैं तो मेरे साथ हूँ। गन था हाथ में था। ज़ियान ने उसे अहद के सामने ला खड़ा किया जो अदमुआ सा उसे ही देख रहा था। कम ऑन, शूट हिम। ज़ियान ने उसका हाथ ऊपर किया।
उसकी भीगी पलकें हुनूस ज़यान के चेहरे पर थी, जो मुसलसल उसे फोर्स कर रहा था। उसे अहद की तरफ देखा, जो बेतासिर नज़रों से उसे देख रहा था, बेखौफ सा, जैसे उसे मौत का कोई डर ही ना हो। शूट हिम वरीशा, उसे अपने अकब से आवाज़ सुनाई दी। वरीशा ने ट्रैगर पर उंगली रखी। बदला लो इसे, मार डालो उसे। उसे ज़ोर से आंखें मींची और ट्रैगर को दबाने की बजाय गन को नीचे गिरा दिया। हसीब और ज़यान ने साकित व हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखा। इसे आंखें खोली, जहाँ उसकी पहली नज़र तंजिया मुस्कुराते अहद पर पड़ी, जैसे वो इसकी बुज़दिली पर हंस रहा हो। वरीशा, 1 मिनट ज़यान, उसे आगे बोलने से टोक दिया। तुम हंस रहे हो? वो बेयकीनी से बोली। अहद ने तंजिया निगाह उस पर डाली। इसलिए हंस रहे हो ना कि मैं तुम पर गोली नहीं चला सकी? मैं चाहूँ ना तो तुम जैसे बेज़मीर इंसान को अभी इस दुनिया से रुखसत कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे शौहर की सपोर्ट है। वो तनफ़ुस से कहते उसके ज़रा पास हुई। मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। जानते हो क्यों? अहद ने बिना पल के झपकाए उसे सर ते पार घूरा। क्योंकि तुम में मौत का खौफ नहीं है, तुम्हें अभी अल्लाह का डर नहीं है, इसीलिए तुम मौत के सामने यूँ सीना ताने बैठे हो। अहद ने मारे गुरूर के सर झटका। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, वो कुछ देर बाद बोली। ये तुम क्या कह रही हो? 1 मिनट ज़यान, परेशान ने उसे फिर खामोश करा दिया। तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा और हसीब भी तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ कर आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। इसने सरसरी नज़र हसीब पर डाली, जिसने हुक्म की ताबा में सरहा में हिलाया। मैं जिस दिन तुम्हारी बेटी होगी ना अहद, और कोई उसके साथ तुम्हारी जैसा सलूक करेगा, उस दिन मैं तुम्हें याद आऊँगी और तब तुम्हें मेरी इस दी गई माफ़ी पर पछतावा होगा। इसकी आवाज़ रूंधने लगी। अहद ने तेज़ निगाह पर डाली। इसका लहजा ऐसा था, अहद का दिल पल के लिए रुका था। मैं दुआ करूँगी अल्लाह तुम जैसे इंसान को बेटी जैसे नेमत से ना नवाजे, और अगर नवाजे तो इसे तुम जैसे दरिंदों से अपनी पनाह में रखे। अहद की आंखों में खौफ उभरा था। भीगी आंखों को रगड़ती इस पर कड़ी निगाह डाले वरीशा पलट गई। जब पीछे बैठा अहद बंद होते दिल और एकदम से तेज होती सांसों में उसे जाता देख रहा था। हसीब ने उसके हाथ खोल दिए। हाथ खुलने पर उसने महसूस किया उसकी आंखें नम थी। उसे उसके घर छोड़ा, ज़ैन कहता वहाँ से निकल गया। हसीब ने कॉल मिलाई थी, हाँ गाड़ी तैयार कराऊँ, मैं आ रहा हूँ। भागने के अंदाज में चलता वो यूनी में दाखिल हुआ था। अपनी तेज़ निगाह वो पूरी यूनी में दौड़ा रहा था, मगर ना तो वो उसे मोहतरमा नजर आ रही थी, ना ही आयशा। उसके पीछे आता काशान भी चारों तरफ में दिख रहा था। जब इब्तिसाम की नज़र एक कॉर्नर में खड़ी आयशा पर पड़ी, वो घर पर था। जब इसे आयशा की कॉल आई, जो इसे खबर मिली थी, वो सुनकर इब्तिसाम दौड़ता यूनी पहुंचा और खुश था, मगर उस खुशी में थोड़ी देर तक ही थी, इस बात से बेखबर कि वो हाँफता हुआ आयशा तक पहुंचा था। कहाँ है वो? जल्दी बताओ, चुप क्यों हो? बोलो भी। निगाहें घुमाते वो बेताबी से पूछ रहा था। वो अभी तक नहीं आई, और तुम मुझे कुछ बोलने दोगे तो मैं बोलूँगी ना। आते साथ ही सवालों की बौछार कर दी तुमने। वो तेज़ लहजे में बोली। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, आखिर ये गुस्सा किस बात का है? हर वक्त तुम्हारी नाक पर रहता है। उसका जवाब सुनकर इब्तिसाम का दिमाग एकदम से घुमा। और तुम? होल्ड होल्ड। फौरन से इन दोनों के बीच आते काशा ने सफ़ेद झंडी दिखाई थी। क्या तुम दोनों ने कसम खाई है कि जब भी मिलना है तो बच्चों जैसी लड़ाई करनी है? काशा ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब तुम जैसे मनूस इंसान के साथ काम करने के लिए आमदा हो गई। यही कहना चाहती हो ना? मुंह के जाविये बिगाड़ता वो आयशा की बात बीच में काटते सर्द महरी से बोला था। अब मुझे ये बताओ कि उसने कॉल करके एग्जैक्ट क्या कहा था? वो कोई जवाब देते इब्तिसाम ने पहले ही सवाल तैयार कर रखा था। वो रो रही थी, वो बड़बड़ाया। दिल ने किसी अनहोनी के तहत ज़ोर से धड़का था। तुमने रोने की वजह नहीं पूछी थी, मगर उसने कहा वही आकर बताएगी, और वो तुमसे मिलना चाहती है, ऐसा उसने कहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। वो गहरी तशवीश में मुब्तला हुआ। अगर वो रो रही थी तो वजह ज़रूर बहुत बड़ी होगी आयशा। वो कुछ सोचते बोला। मुझे भी ऐसी लगता है। आयशा भी किसी गहरी सोच में मगन बोली। अगर ऐसा है तो ये जगह बात करने के लिए मुनासिब नहीं। इन दोनों ने इसकी तरफ देखा। मैं उसका किसी तीसरे के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता। अब तो सामने नज़र यूनी में घुमाई। तो फिर ये कि पीछे जो क्लासरूम खाली है तुम इसे वहीं लेकर आना, हम वहीं बात कर लेंगे। ठीक है। आयशा ने सर इस बात में हिलाया। वो दोनों क्लासरूम की तरफ चले गए। आयशा को रुके वहाँ 2 मिनट गुजरे थे जब उसकी नज़र यूनी का गेट क्रॉस करती ब्लैक अबाए में मलबूस इशाल पर पड़ी। आयशा उस तक पहुँची और इसे कस के गले लगाया। उसके गले लगाते ही अशाल की आंखें भीग गईं। कैसी हो अशाल? मेरी हालत मेरी अपनी समझ से बाहर है इस वक्त, सो मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है आयशा। उसे भीगी पलकों को रगड़ते कहा। आयशा को बेसाख तस पर प्यारा है। अल्लाह तुम्हें बेहिसाब खुशियाँ अता करे, आमीन। वो कहाँ है?
बिना आमीन कहे उसने सपाट अंदाज में पूछा, आओ मेरे साथ। आयशा मामले की संगीनी को भांपते उसे लिए क्लासरूम की तरफ आई, जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। इस कमरे में आते ही देख जहां इब्तिसाम उसके अदब में खड़ा हुआ, वहीं काशान मोबाइल कान से लगाता बाहर निकल गया और आयशा साइड में जा खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मोहतरमा? नज़रें मोबाइल पर रख के उसने एहतराम दरियाफ़्त किया। उसके लहजे में पहले से ज़्यादा नरमी थी। आशान ने सोचते सर झटक दिया। आयशा ने बताया, तुम मुझसे मिलना चाहती हो? वो चेयर पर बैठ गया। जी बिल्कुल, वो बमुश्किल लहजे को जब्त करते बोली। किस सिलसिले में? मुझे तुम्हारी हकीकत जाननी है। अब तो सामने सरसरी सी नज़र उस पर डाली। कौन हो तुम और तुम्हारी शनाख्त क्या है? मेरी शनाख्त बहुत मुख्तसर सी है मोहतरमा। अब्तसाम चौधरी नाम है मेरा। एक दुनिया है जो मुझे बुरा इंसान कहती है। अपनी माँ के लिए उनका लाडला बेटा हूँ। इस कोने में खड़ी लड़की के लिए उसका मनोस वक्त उस भाई और बहन की जान हो। अगर वो जान जाता कि आशाल के पास इसके कौन से राज है तो वो इतना कभी ना बोलता। इसके अलावा इसने जब से पूछा, इसके अलावा मेरी ज़ात में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है और यही मेरी अटल हकीकत है। वो इतनी आसानी से सादा लफ्ज़ों में अपना हाल दिल बयान कर गया। सुनने वाली आशाल शाह का दिल इस हकीकत पर कानों में धड़का था, मगर उसके मुताबिक तो हकीकत बरक्स थी। वो इन दो मायनी जुमलों पर यकीन नहीं रखती थी, क्योंकि वह आशाल शाह थी जिसे इतनी सी उम्र में दुनिया के वो रूप देख लिए थे कि जो लोग अपनी उम्रें गुजार कर देखते थे। मोहतरमा, तुम क्यों? सब झूठ, तुम्हारा एक एक लफ्ज़ झूठ। वो ट्रांस की कैफियत में रोते हुए बोली, ये है तुम्हारी असील हकीकत। शिद्दत से कहते हाथ में पकड़ा सफ़ा उसने उसकी तरफ उछाल दिया, जिसे बर वक्त पकड़ते इब्तिसाम ने खोला। ज़रा सी नज़र उस पर डाले इब्तिसाम की रंगत सफ़ेद पड़ गई। उसने कब से सामने खड़ी लड़की को और फिर उसके रोने की वजह को देखा और फिर इस सफ़े को चेयर के हैंडल पर रख दिया। हाँ, यही थी मेरी हकीकत। उसने थी पर जोर दिया। आशान ने अजियत से लम्ब खींच ली। मैं सीरियल किलर था मगर अब नहीं हूँ। मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। ये सारे बुरे काम मैंने छोड़ दिए हैं। उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा, नशा करना भी छोड़ दिया क्योंकि तुमने कहा था। वो चलता उसके सामने आ रुका। आशाल दम साधे उसे सुन रही थी। तुम मेरे दिल को अच्छी लगने लगी हो, या यूँ कह लो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। वह ज़रा सा मुस्कुराया। वो इससे इजहार मोहब्बत कर रहा था। उसने बेयकीनी से सामने खड़े शख्स को देखा। मैं जानता हूँ मेरी हकीकत जानकर तुम हट हुई हो। उसको अपनी तरफ देखता पाकर वो ज़रा फ़ौरन से शर्मिंदगी से बोला, यही मेरी हकीकत है और इसे मैं खुद भी नहीं बदल सकता, मगर मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बदल रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ चलना है। ज़िंदगी के आखिरी मुकाम तक मैं तुम्हारी दस्तरस में रहना चाहता हूँ। वह एक जब से बोला। आंखों से बहता गर्म सियाल हिजाब में जब सोने लगा, दिल की रफ्तार एकदम तेज़ हुई थी। दिमाग में कई धुंधली यादों के बादल छाने लगे थे। आयशा इंतहाई एहनमाक से इन दोनों को देख रही थी। अब तो सामने वो सफ़ा उठाया, उसे फोल्ड किया और इसे ज़रा सा पास आते उसे आशाल के सामने कर दिया। क्या तुम मुझे मेरी इस तलक या हकीकत के साथ कबूल करोगी? मुझे एक मौका दोगी कि मैं खुद को तुम्हारे लिए पाक कर दूँ हर गुनाह से? आशाल ने सख्त नज़रों से उसे पहले उसे और फिर उसके बढ़ाए हाथ को देखा। बताओ मोहतरमा, क्या तुम मुझे अपने काबिल समझती हो? नहीं, नहीं समझती मैं तुम्हें अपने काबिल। उसके हाथ को दूर झटकती वो एकदम से चीख उठी। छनाक की आवाज़ आई थी और इब्तिसाम चौधरी का दिल शिद्दत से टूटता करची करची हो गया था। तुम मेरे काबिल नहीं हो इब्तिसाम चौधरी, और पता है क्या? वो 2 कदम करीब आई। तुम जैसा इंसान मेरे तो क्या किसी के भी काबिल नहीं है। उसके लहजे में सर्द महरी दर आई। अब तो सामने जब से जबड़े भेज लिए। मुझे आज भी वो काली रात याद है जिसमें तुम्हारा भाई हमारी हवेली की तमाम खुशियां छीन कर अपने साथ ले गया। उस रात तुम्हारे भाई के उठाए कदम ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। वह अपने लगी मुझे सारी ज़िंदगी के लिए मेरे बाप की नज़रों में जिंदा दफन कर दिया। तुम्हारे भाई की वजह से आज भी मैं सफ़र कर रही हूँ। अब तो सामने गर्दन उठाकर उसे देखा। क्या कुछ नहीं था उसकी नज़रों में? दुख, अजियत, अपने टूटे ख्वाबों की कर्चियाँ। इतना कहो मोहतरमा के बाद में तुम्हें अपने अल्फाजों पर शर्मिंदा ना होना पड़े। वो सर झुकाए भारी लहजे में बोला। वो रो रहा था, आंसू पीने की कोशिश कर रहा था। आशाल का दिल कट कर रह गया, मगर उसे रोने से और इस हकीकत को कैसे झुटलाती जो अटल थी। पीछे खड़े काशान और आयशा को इसकी हालत पर तरस आया। शर्मिंदा मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए अपने भाई की हरकत पर और अपने इस ख्वाब पर जो तुम मेरे मुतालिक देख रहे हो। उसे मजीद उस हारे शख्स को चाबुक मारे। अब तो सामने एकदम नजरें उठाई। वो तड़पी तो उठा था, उसे उसकी जीने की वजह छीन रही थी। ऐसे मत कहो मोहतरमा, वो गलती सिर्फ मेरी भाई की नहीं थी और इस वक्त जो भी हुआ इन सब का जिम्मेदार तुम मुझे नहीं ठहरा सकती। तो किसको ठहराऊं जिम्मेदार? तुम बताओ मुझे, कौन है मेरी इस हालत का जिम्मेदार? मुझे किस गुनाह की सज़ा दी जाती रही है? उसका सांस उखड़ने लगा। आयशा समेत इब्तिसाम को भी फिक्र लाहिक हुई। प्लीज़ प्लीज़ तुम रो नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नम लहजे में उसे गुजारिश की। आयशा, यहाँ बिठाओ इन्हें। इसे छूने से गरीज करता वो आयशा की तरफ मुड़ता परेशानी से चीख उठा। आयशा ने उसकी बाजू थामी चेयर पर बिठाया। आशाल, संभालो खुद को, देखो मुझे ठीक होना है।
उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़े आयशा ने फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया। मैं ठीक हूँ, मगर मुझे घर जाना है, धीमे लहजे में कहती वो अभी उठती। उससे पहले अब्तसाम झुकता घुटनों के बल उसके कदमों में बैठ गया। उसकी हरकत पर जहाँ शाल को शौक लगा वहीं आयशा बेहरान हुई थी। मेरी बात सुने बगैर तुम नहीं जा सकती, प्लीज़। आखिर में उसका लहजा इल्तिजा हुआ। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो फैसला करोगी मुझे कबूल होगा। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी, जिसे देख शाल ने रुख मोड़ लिया। सुनने सुनाने को कुछ नहीं बचा। आप अपनी और अपने भाई की हकीकत नहीं बदल सकते। हाँ, मैं नहीं बदल सकता, मगर तुम मुझे किसी और के गुनाह की सज़ा नहीं दे सकते अशाल, वह हरे हुए लहजे में बोला। मैं सज़ा देने वाली कोई नहीं हूँ, उसे सपाट अंदाज में कहा। तो फिर ये बेरुखी क्यों? क्योंकि आपका और मेरा कोई मेल ही नहीं। इस बात को जितनी जल्दी हो सके बस। उसके आगे एक लफ्ज़ नहीं। अशाल ने देखा उसकी नज़रें समेत चेहरे पर भी सर तासिरात रकम हुए। मुझे सारी दुनिया भी बोल देना मोहतरमा कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं हंसकर टाल दूं। अगर यही बात तुम बोलोगी तो मेरा दिल और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और जिस सज़ा की मोहतरमा तुम बात कर रही हो, इससे ज़्यादा झेल कर मैं बैठा हूँ। वह आज़र्दगी से हंस दिया। अशाल ने अपनी भीगी पलकें उठाए, उसकी सुर्ख नज़र में गाड़ी। तो फिर मुझ पर एक मेहरबानी करे, अपने लिए और मेरे लिए इस सज़ा को अब आज़ाब मत बनाए। वो कर्ब से बोली, मेरी ज़िंदगी से निकल जाए ये नामुमकिन है। कोशिश करे सब मुमकिन हो जाएगा। की थी मगर मेरी कोशिशें नाकाम हो गई। वो रो दिया। मैं दुआ करूँगी। दिल पर पत्थर रख कर वो कहती, वो भी रो दी। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? अब तो सामने रोते हुए पूछा। नहीं। लहजा बर्फ़ की मानी ठंडा था। मैं कभी उस शख्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती जिसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ। मैं तुम्हारे हर नुकसान का उजाला करने को तैयार हूँ, मगर मुझसे मुंह मत फेरो। तुम वो पहली लड़की हो जिसको मैंने इतनी शिद्दत से चाहा, जिसके लिए मैं फिर से अल्लाह के सामने झुका हूँ। मुझे ठुकराओ मत अशाल, प्लीज़। एक मौका देकर देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। 1 2 3 आंसू ज़ारों कतार बहते उसकी शर्ट में जब जोरे थे। और शानदार मर्द वो किसी का ख्वाब भी हो सकता था। इसके कदमों में बैठा उसकी मन्नतें कर रहा था। तुम्हारे दुखों का मदावा करने को भी तैयार हूँ, मगर मुझे अपना बना लो। मैं तुम्हारी बिखेर अब कुछ नहीं हूँ। अब तो शाम चौधरी सब छोड़ चुका है तुम्हारी खातिर। तुम तो मत छोड़ो मुझे। बाकायदा हाथ जोड़े वो इसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, मन्नत कर रहा था, मुझे कबूल कर लो। मगर वो क्या करती? उसकी तो अपनी ज़िंदगी उसकी नहीं थी। उसे क्या दिलासा देती? अशार को लगा वो कुछ पल और वहाँ रुकी तो दर्द की शिद्दत से उसका दिल बंद हो जाएगा। तो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा हाथ थाम लो, मैं सबको मना लूँगा। उसको रोता देख वो सिसकने लगा। काशान की बर्दाश्त की हद सवा हुई। उसने अब्तसाम के कंधे पर हाथ रखा। संभालो खुद को मेरे भाई। उसका भाई कभी ऐसा। तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। मुझे यकीन है वो मान जाएगी। एकदम से वो चीख उठा। तुम मान जाओगी ना मोहतरमा? उसके लहजे में शिद्दत दर आई। जवाब दो मोहतरमा, कहो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। बोलो, तुम मुझे कबूल करोगी ना? प्लीज़ बोल दो एक बार। मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता, मुझे अपना बना लो। मैं बेबस हूँ, मैं नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बगैर। उसका बाया पकड़े वो शिद्दत से रो दिया। आयशा की आंखें नम हुई थी। वहीं काशान बेज़ब्त की हदों को छू रहा था। उसे गर्दन उठाई। कमरे में अब दोनों की सिसकियां गूंज रही थी। अब्तसाम ने इल्तिजाई नज़रों से उसे देखा, जैसे कहना चाहते हो तुम मत रो। उसे अपने कदमों में बैठे शख्स को देखा। वो दोनों मुसलसल भीगी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। और फिर ज़ारो कतार रोती अशाल ने नफ़ी में सर हिलाया। और वहीं अब्तसाम चौधरी की सारी उम्मीदें टूट गई। उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए। उस बुरे इंसान की बेलौस मोहब्बत पर भी उसकी बुराइयों ने गालबा पा लिया। वह हार गया और आज फिर वो दुनिया जीत गई। और आज वो अकेला नहीं हारा था, एक वजूद और भी था और इस जैसे ही आग में जल रहा था। वो इसे वही मंजिल में छोड़े एक सेकंड की भी देर किए बिना अशाल उठती कमरे से भागती हुई निकल गई। आयशा भी उसके पीछे गई थी, जबकि वो शख्स वैसे ही वही हालत में ज़मीन पर बैठा रह गया। उसकी तमाम मिन्नतें, तरले, इल्तिजाएं, रोने रद्द किए वो लड़की उसका दिल तोड़ कर चली गई। अब्तसाम, काशान ने उसकी तरफ लपका। वो चली गई काशान, वो मुझे अपने काबिल नहीं समझती। आंसू थम गए। वो ट्रांस की क्या हालत में बोल रहा था। इसे जाना ही था मेरे भाई, वो कभी तेरी नहीं हो सकती। उसका बाप कभी उसे तेरा नहीं होने देगा। एकदम उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती दर आई। आंखों में वहशत सी उभरने लगी। चेहरे पर हाथ फेरे वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो तुम अब्तसाम? वो तुम्हें ठुकरा कर जा चुकी है। काशान ने उसका बाजू थामा। जानता हूँ जिस आज़ाब में वो मुझे आज झोंक कर गई है, उसके बदले में आज उसके बाप की हकीकत बताऊंगा। इंतहाई सफाकित से कहता उसने अपने बाजू छुड़ाए। तुम ऐसा नहीं, जरी की कसम, अगर तुमने एक कदम भी मेरे पीछे लिया।
उसकी कस्मों के जाल में बांधे वो तूफान की तरह वहाँ से निकला। इतनी शिद्दत कब आई थी उसकी मोहब्बत में? वो तो दुनिया और उसके उसूलों को जूते की नोक पर रख कर चलने वाला मर्द था, तो आज उसे एक लड़की के ठुकराने पर क्यों इतनी तकलीफ हो रही थी? वो क्यों अजियत से दो चार हो रहा था? ये तो सिर्फ काशान की सोच थी। अगर कभी वो इस लड़की की अहमियत और कदर इब्तिसाम की नज़रों और उसके लफ्ज़ों में जान जाता तो शायद ही समझ जाता कि वह मामूली सी लड़की इब्तिसाम चौधरी के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है। खैर, इन सोचों को झटकते काशान ने मोबाइल निकाला। आंखों के सामने का मंजर बार बार धुंधला रहा था। वो रोती, आंखें रगड़ती, चलने के अंदाज में भागती जा रही थी। इस वक्त इसका जहन इस कदर उलझा हुआ था कि उसकी तमाम सोचें जैसे कहीं खो गई हो। सारा जिस्म मफलूज हो रहा था। वो बस कैसे भी करके गाड़ी तक पहुंचना चाहती थी, जब बीच राह में ही किसी ने उसकी बाजू थाम ली थी। रुक जाओ अशाल, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? इतनी पत्थर दिल बन रही हो। वो रो रहा था तुम्हारे लिए, तुमसे भीख मांग रहा था, क्यों तुम इसे ठुकराई आई? वो रोती हुई सर झुका गई। इधर देखो, मुझे बताओ, क्या तुम इससे मोहब्बत नहीं करती? उसे रोते उसे आंख मीची और गर्दन में नफी ही कर दी। तो फिर इसके लिए रो क्यों रही हो? क्योंकि उसकी तकलीफ पर तब से तुम्हारे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि मैं बेबस हूँ आयशा, वो इस लड़की को पसंद करता है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी बर्बादी का बास बनेगी। तुम सब समझती क्यों नहीं हो? क्यों इतनी अजियत दे रहे हो तुम सब मुझे? सर हाथों में थामे वो वहीं खड़ी होकर रोने लगी। अशान उसे थामना चाहा। छोड़ो मुझे आयशा, जाने दो मुझे, वरना मेरा जब टूट जाएगा और मैं यहाँ एक बार फिर अपना तमाशा नहीं बनवा सकती। सिसकियाँ भरते हुए इल्तिजा अंदाज में कहती अपनी तरफ आते इब्तिसाम पर नज़र डालकर मुड़ गई। वो चलती गाड़ी में आकर बैठ गई। सांस फूला हुआ था, आंखें खुश्क होने का नाम नहीं ले रही थी, जिस्म हौले हौले काँप रहा था। घर चलो ड्राइवर। आयशा उसे जाता देख रही थी, जब अपने करीब से आंधी बने इब्तिसाम को इसकी तरफ जाते देख इसके हवास पल में जागी। वो भी उसके पीछे लपकी थी। ए उतर गाड़ी से। ड्राइवर अभी गाड़ी स्टार्ट करता दरवाज़ा खोले, इब्तिसाम ने उसके गिरबान पर जकड़ लिया। अशाल के रहस्य हवास भी जाने लगे। कौन हो तुम? छोड़ो। उसके आगे मजीद कोई बकवास की तो यही ठोक दूंगा। निकल और दफ़ा हो जाए यहाँ से। इब्तिसाम छोड़ दो उसे यार, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उसका कंधा था। मैं आयशा चीखी, दूर रहो मुझसे, दूर रहो तुम भी। गन दिखाते हुए इन दोनों को दूर करता वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इसका जुनूनी अंदाज, आंखों से टपकती वहशत अशाल के अंदर तक सहम गई। वो डर के मारे वो गाड़ी से निकलती जब इब्तिसाम ने उससे पहले ही गाड़ी को लॉक कर दिया। आयशा, आयशा मुझे बचाओ, जाने दो मुझे, खोलो इसे प्लीज़। शीशा जोर से बचाती वो खौफ के बाद चीखने लगी। आयशा बदहवासी कभी रोती बिलकती आयशा को तो कभी जुनूनी इब्तिसाम को देख रही थी। वो कुछ करती इब्तिसाम वहाँ से गाड़ी जन से भगा ले गया। या अल्लाह खैर। अशाल, मैं क्या करूँ? इसको अपने अमान में रखना अल्लाह जी। हसीब सर थामे उसे हसीब का ख्याल आया। फ़ौरन उसे बैग से मोबाइल निकालती आयशा अपनी गाड़ी की तरफ आई थी। वो चलती उसके कैबिन से मलाइका कमरे में आ गई। चेहरे से नकाब हटाया और गहरा सांस भरा। आंखों में उमड़ते आंसू को हथेली की पुश से रगड़ डाला। इन मासूम आंखों का क्या कसूर है फैरी? इन पर क्यों जुल्म कर रही हो? इस मानूस सी आवाज़ पर वरीशा पलटी और अपने पीछे खड़े ज़यान को देखती उसके हसार में छुप गई। इसने भी वरीशा की गिरद अपने मजबूत बाहों का हसार बांध दिया। वो हिचकियाँ लेते रोने लगी। ज़यान उसके यूँ रोने पर बुखलाहट का शिकार हुआ था। वरीशा क्यों रो रही हो यार? उसका हिजाब मजीद खसकाते ज़यान ने चेहरा अपनी तरफ किया। मुझे वो रात सब ठीक हो गया ना, रोना बंद करो। उसके आंसू चूमते वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला, भूल जाओ इस शख्स को, कभी वो इस रात को भी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके माथे पर अपना परहद्दत लम्स छोड़ते ज़यान उसे काफ़ी हद तक परसुकून कर चुका था। इसके चेहरे के गिर्द रखे उसके हाथों पर हाथ रखती वरीशा ने नम आंखें मूंदी ली, जैसे कहना चाहती हो अब मैं ठीक हूँ। वो मुस्कुराया, वैसे भी तुम गुस्सा करते बहुत प्यारी लगती हो, रोते हुए नहीं। ज़यान ने उसकी छोटी सी नाक दबाई। उसने सिर्फ घूर रही सकी। घर चले? नहीं, अभी हम शॉपिंग करने जाएंगे, फिर तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाने चलेंगे, फिर घर जाएंगे। उसका प्लान सुनते वरीशा खुश हुई थी, मगर फिर जहन में झमाका हुआ और वरीशा की मुस्कुराहट गायब हो गई। हम शॉपिंग करने और आइसक्रीम खाने फिर किसी दिन जाएंगे ज़यान, अभी मुझे घर जाना है। नहीं, हम आज ही जाएंगे। वो बाजिद हुआ। परी की तबीयत ठीक नहीं है ज़यान, इसलिए मुझे अभी घर जाना है। उसने अपने गरीज की वजह बयान की। क्या हुआ परी को? और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? ज़यान एकदम से परेशान हुआ। वो तुम्हें सब। वो आगे कुछ बोलती जब हसीब भागता हुआ अंदर आया। वरीशा की पीठ थी, इसीलिए वो इसे देख नहीं सका। ज़यान ने उसे अंदर आते देख उसका हिजाब वापस से चेहरे पर गिरा दिया। ज़यान, वह हफ्ता अंदर आया। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? वरीशा भी परेशान से उसकी तरफ मुड़ी थी। क़यामत आ गई है ज़यान। वो आयशा की कॉल आई थी, इब्तिसाम अशाल को किडनैप करके ले गया। वह एक ही सांस में बोलता चला गया। वरीशा काशान सन्नाटों की जद में थे। इब्तिसाम, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। हाँ, वही इब्तिसाम इब्राहिम चौधरी। परी उसके पास कैसे? तो मजाक कर रहे हो ना हसीब यार, तू वो घर थी ना, हम खुद उसे घर छोड़कर आए थे, बताओ इसे वरीशा। वो बदहवास सा बोला था। हाँ, ये सही कह रहे हैं, परी तो घर पर थी।
मुझे नहीं मालूम भाभी, मगर अभी आयशा की कॉल आई है। अशाल की दोस्त है वो, उसने बताया कि अब्तसाम ड्राइवर को मारकर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गया है। जैन हैदर का दिमाग भग से उड़ा था। उसको अपने कानों से धुएं निकलते महसूस हुए। अगर उसमें ज़रा सी भी सच्चाई है तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। हसीब, तीज के आलम में कहता वो बाहर निकलता। वरिशा बोल उठी, मैं भी साथ चलूंगी जैन। चलो। जैन इसे अपने साथ लिए बाहर निकला था। तुम दोनों अपनी गाड़ी में आओ। आयशा उनको फॉलो कर रही है, मैं इसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। जैन फॉलो करो मुझे, कुछ नहीं होगा उसे, हिम्मत से काम लो। उसका कंधा थपथपाते वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बरिशा और जैन भी अपनी गाड़ी में बैठते हसीब की कार को फॉलो करते वहां से निकले थे। वो गाड़ी चला कम और उसे हवाओं में ज़्यादा उड़ा रहा था। इसे रोड पर खासा ट्रैफिक नहीं था, मगर फिर भी वो आंधी तूफान बना गाड़ी चला रहा था। वो जो पहले से ही डरी सहमी बैठी थी, उसका दिल बंद होने को आया था। अब्तसाम प्लीज़ गाड़ी को रोको, मुझे जाने दो, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मुझे जाने दे प्लीज़, भाई परेशान हो रहे होंगे। वो मुसलसल उसे पुकार रही थी, मगर वह आज तो ऐसा बहरा हुआ था कि उसके रोने तड़पने पर भी ज़रा सा फर्क नहीं पड़ा था। अब्तसाम चौधरी यूं ही बेहिस बना उसकी हालत की फिक्र किए बगैर ही अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। खुदा का वास्ता गाड़ी रोके, मुझे घर जाना है। अशाल ने एक बार फिर इल्तिजाई लहजे में उसे पुकारा। इसने एकदम ब्रेक पाँव पर रखा। तेज स्पीड और अचानक ब्रेक लगने की वजह से पीछे बैठी अशाल अपना तवाज़ुन बहाल न रख सकी। सामने फ्रंट सीट से उसका सर टिकरा था। उससे पहले ही अब्तसाम ने अपनी बाजू को उसकी ढाल बना दिया। अशाल ने जोर से आंखें मीची थी, मगर अगले ही लम्हे अपने सर के साथ किसी नरम शय को मिस होते देख वो फौरन से दूर हटी। जब उसकी भटकती नजर अब्तसाम चौधरी के बाजू से होते वहशत ज़दा नज़रों से जा मिली, आंखों में जुनूनियत देखती जब्त के मारे चेहरा लाल हो रहा था, दिमाग की रगें तन गई थी। अगर अब मेरे कानों में तुम्हारी ज़रा सी भी आवाज़ पड़ी तो मैं अपने समेत तुम्हें और इस गाड़ी को सामने खाई में गिरा दूंगा। सफाकी से कहते उसने गर्दन मोड़ दी। अशाल के लिए उसका वो जुनूनी रूप बिल्कुल अलग और खौफनाक साबित हुआ। वो महज धमकी नहीं दी थी उसके लहजे में आग सी तपिश थी, जिसे उसे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था, जैसे वो अपना कहा पूरा भी करने की हिम्मत रखता है। अब अब्तसाम खौफ के ज़ेरे असर उसके अल्फाज टूट फूट का शिकार हुए थे। वो गाड़ी स्टार्ट करता जब उसकी घुटी घुटी सी सिसकी पर अब्तसाम ने गर्दन पीछे की जानिब मोड़ी। वो इसे ही देख रही थी, मगर इन नज़रों में वो शनाइसाई नहीं थी जो अब्तसाम को अपने लिए पहले दिखती थी। वो तो कोई अनजान नज़रें थी, किसी खौफ में डूबी लड़की, मासूम की परी पाकिज़ा आँखें जिन पर कभी उसने पहली बार अपना दिल हारा था। इसका दिल तड़पा था, मगर फिर संग दिल बनता वो रुख मोड़े गाड़ी स्टार्ट कर गया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा वही मोहतरम हूँ जो सबकी ना सही मगर तुम्हारी इज्जत करना अपना फ़र्ज समझता है। उसके लहजे में अजीब सा तंज था। एक तरफ सिमट कर बैठी अशाल का दिल मुट्ठी में आया था। वो उसके जुमले का मतलब बखूब भी समझ चुकी थी, मगर दिल का क्या करती जो उससे बदजन हो गया था। भाई ठीक कहते थे, तुम वाकई में एक बुरे इंसान हो, इसे सिसकते हुए कहा। ड्राइविंग करते अब्तसाम ने सरधा भरी। वैसे कमाल की बात है ना मोहतरमा, जिसने मुझे अपनी बहन के लिए बॉडीगार्ड की सूरत में हायर किया वही तुम्हें कह रहा है कि मैं बुरा इंसान हूँ। मतलब कमाल है यार, उल्टा चोर को तुआल को डांटे। तनफ्फुर से कहता हुआ हंस दिया। भाई बॉडीगार्ड? अशाल के कान साई करने लगे थे। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे भाई क्यों ऐसा करेंगे? हाँ, अब तो तुम्हें अब्तसाम चौधरी भी झूठा लगेगा मोहतरमा। तमस्कराना उड़ाता लहजा था। अशाल ने मिरर की तरफ नज़रें उठाई। उसके चेहरे पर कर्ब के साए थे, मतलब उसे तकलीफ देखकर वो मुतमईन भी नहीं था। तुम्हें तो इस एक हकीकत पर ही चुप लग गई। अभी तो कई ऐसी हकीकतें जो तुम्हारी मुंतज़िर हैं, जिनमें सबसे बड़ी हकीकत इसे मैं अभी तुम्हें रोशनास करवाने वाला हूँ। इसके लहजे में ऐसा कुछ था कि अशाल का नन्हा सा दिल नजर उठा। अब्तसाम ने गाड़ी रोक दी, मगर बाहर नहीं निकला। गन लोड करते उसने मुड़ते अशाल की तरफ देखा, जो गुमसुम सी बैठी थी। अभी जिस हकीकत से पर्दा उठने वाला है, उसके बाद शायद तुम मुझसे नफरत भी करने लगो, मगर एक गुजारिश करूँगा, सिक्के के दोनों रुख देखने की कोशिश करना। उसका लहजा ज़रा सा भी इल्तिजाया नहीं था। उलझा जहन और नम आंखें वो एक टक बस उसे घूर रही थी। मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, इसीलिए खुद ही शराफत से मेरे साथ चलो। उसके कहने की देर थी। सुध बुध बैठी अशाल गाड़ी से नीचे उतरती, उसके पीछे अब्तसाम भी उतर आया। वहाँ तक सब ठीक था, मगर जिस जगह वो उसे लाया था, अशाल के रोंगटे खड़े हुए थे। मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, उसे कांपती आवाज़ में कहा। डरने की ज़रूरत नहीं है, मरने के बाद सभी को यहीं आना होता है, आम से लहजे में कहता वो आगे बढ़ गया। मजबूरन अशाल को भी उसके पीछे कदम लेने पड़े। आयशा, गाड़ी रोकते वो भागता हुआ इसके पास आया। हसीब, वो अशाल, उसे वापस ले आओ, वो रो रही थी, उसको वो
काम डाउन, आ गया हूँ ना मैं, कुछ नहीं होगा उसे। उसे रोता देख वो परेशान सा उसे दिलासा देने लगा। वो देखो जैन भी आ गया। जैन और परीशा को गाड़ी से उतरते देख वो फौरन से बोला, आयशा परी कहाँ है बच्चे? वो भागता इस तक पहुंचा, घबराते पूछ रहा था, इसे अब्तिसाम ले गया भाई। वो रोते हुए बोली, कहाँ ले गया? वहाँ। आयशा ने उस जगह की तरफ इशारा किया जहाँ एक साइड पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। इन तीनों ने बेवक्त इस बड़े से दरवाजे को देखा जिसके ऊपर तख्ती कब्रिस्तान लिखा था। वो लफ्ज़ पढ़ते ही वरीशा के रोंगटे खड़े हो गए थे। कब्रिस्तान? जैन बेयकीनी से बड़बड़ाया, वो अशाल को कब्रिस्तान क्यों लाया है? यह तो अंदर चलकर ही पता चलेगा हसीब। जैन ने कहते ही उसे इशारा दिया, जिस पर हसीब और वो अपनी गन लोड करता धीमे मगर मजबूत कदम उठाते सुनसान जगह पर दाखिल हुए। वो दोनों आगे थे जबकि आयशा और वरीशा उनके पीछे चल रही थी। एक वो जगह सुनसान और ऐसी खौफनाक थी, इस पर अब्तिसाम का बदला रूप। अशाल का जिस्म हौले हौले नजरने लगा। बमुश्किल उसके साथ चल रही थी। आंखें तो खुश्क हो चुकी थी मगर जहन अभी भी उलझा हुआ था। वो सर झुकाए चलती जा रही थी जब एकदम से रुकी, क्योंकि उसके सामने अब्तिसाम नामी दीवार थी। वो रुक गया तो मजबूरन अशाल को भी रुकना पड़ा। अब्तिसाम की उसकी जानी पीटती अशाल उसको यूं ही शल खड़े देख घबराहट का शिकार होने लगी। आप रुक क्यों गए? उसके धीमे से लहजे में पुकारा। यही हमारी मंजिल है मोहतरमा। इसके कहने पर अशाल उसके हाथ से होती उस कब्र के सामने आई जिसे अब्तिसाम देख रहा था। पहले अशाल ने उसकी तरफ देखा जिसकी आंखों से आंसू की लकीर सूरत में गाल पर बह रहे थे। वो इस कब्र को देखकर क्यों रो रहा था? क्या वो उसकी किसी अजीज की कब्र थी? अशाल ने उसे इतनी तकलीफ में देखकर कब्र की तख्ती पर नजर जमाई और फिर बस उसकी नज़रों समेत वक्त, सांसें, चलती धड़कनें सब रुक गया। वो रुक गई। उसे लगा सब रुक गया। उसका दिल रुक गया, वक्त थम गया, मगर उसकी आंखें बंद नहीं हुई। वो शॉक्ड की हालत में उसकी तख्ती को देख रही थी। फिर वो गिर गई। उस कब्र के करीब वो धप से गिरती अपने होश व आवाज़ सब भूल गई। वो बस इस नाम को पढ़ रही थी। इसे अपना वजूद मुर्दा महसूस हुआ। जीते जागते इंसान की रूह जिस्म से किस तकलीफ से निकलती है, अशाल को इस वक्त वैसी तकलीफ महसूस हो रही थी। अशाल! फिर इसके कानों में पुकार पड़ी। इसे इतना भी ना हुआ कि वो पलट जाए, देख ले। नहीं। वो शल बैठी रह गई जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा हो। वो इनसे तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर खड़े थे। उसे सही सलामत देख कर इन चारों की जैसे जान में जान आई थी, मगर फिर उसकी नज़र अब्तिसाम पर नज़र पड़ी। इसे तो आज मैं जिंदा। जैन इसे लपकता जब हसीब ने उसे रोक लिया। 1 मिनट जैन, कुछ तो अजीब है। हम यहाँ आ गए मगर ना तो अशाल पलटी तुम्हारी आवाज़ पर, ना ही अब्तिसाम। इसे ताजुब हुआ। जैन गन इसे थमाता उनकी तरफ भागा। वो सब भी उसके पीछे गए थे। परी तुम ठीक हो? देखो तुम्हारा भाई आ गया। अब तुम्हें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। उसके कंधे झुंझलाते वो एक ही सांस में इतना सब बोल गया। वरीशा ने बेसूद खड़े अब्तिसाम को फिर उसकी नज़रों के ताकुब में देखा। उसे हैरत का झटका लगा। बेसाख्ता उसने जैन के कंधे को थामा जो इस पेश रफत पर परेशान सा उसकी तरफ मुड़ा और वरीशा ने उंगली से उस तख्ती की तरफ इशारा किया। और फिर जैन हैदर ने उस तख्ती को देखा। उसके कदम लड़खड़ाए। वो गिरता इससे पहले हसीब ने उसे थाम लिया। उसे लगा उसे पढ़ने में गलत फहमी हुई है। उसे एक बार फिर तख्ती पड़ी। ईशा रहीम चौधरी, ज़ौजा रहीम चौधरी, वलीदत वलीद शाह। वो जितनी बार पढ़ लेता उस नाम को कोई नहीं बदल सकता था। इस तख्ती पर लिखा काली स्याही से वो नाम इनको इस दर्दनाक अजियत में झोंक गया जिस पर अगर वो रो कर मर भी जाते तब भी तकलीफ में रत्ती बराबर भी फर्क ना आता। दुनिया के किस कोने में उन्होंने इसे ढूंढा नहीं था। कोई ऐसा शहर नहीं था जिसमें उसे तलाश नहीं किया था। कोई ऐसी बस्ती, घर कुछ नहीं छोड़ा था। मगर वो लड़की मिली कहाँ? इस कब्रिस्तान के एक कोने में 2 गज गहराई में दफन वो दुनिया से बेखबर सो रही थी। जैन ने नज़र उस साथ वाली कब्र की तरफ फेरी जिसकी तख्ती पर रहीम चौधरी विलद एहसान चौधरी लिखा था। उसे मजीद नज़र आगे की जहाँ एक कब्र पर एहसान चौधरी वलीद मुस्तफ़ा चौधरी लिखा था। उसने बेसाख्ता नज़र अब्तिसाम पर डाली जो सब निगाहों से उसे घुराता। वो जख्मी सा हंसा। जैन की नज़र झुक गई। वलीद शाह मतलब वो अशाल की बहन की कब्र थी। आयशा ने हसीब की तरफ देखा जो अफसोस और दुख से जैन को दिख रहा था। आयशा के दिल को कुछ हुआ था। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था मगर वो ये हकीकत है जिसके बारे में तुम्हें इल्म होना चाहिए था। बर्फ़ की मानी ठंडे लहजे में कहता वो निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद बेसुध खड़ी वरीशा होश में आई। वो अशाल की तरफ बढ़ी जो कब्र के करीब खामोश सी बैठी। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। हिजाब के पल्लू की साइड हवा की वजह से चेहरे पर आन गिरी थी जिसकी वजह से उसका चेहरा सही नज़र आ रहा था। वरीशा उसके करीब नीचे बैठ गई। अशाल। वरीशा ने उसका कंधा हिलाया। वो बेजान वजूद इसकी बाहों में गिर गया। अशाल। वह ज़ियानी अंदाज में चिकी। वहाँ सब पर छाया सकता टूटा। जैन उसे अपनी बाहों में उठाते गाड़ी तक ले आया। क्या करके आ रहे हो तुम? मुझे बताओ कहाँ ले गए थे उसे?
उसने अभी घर की दहलीज पार भी नहीं की थी, एकदम से घबराई नगहत बेगम उस तक पहुंची, गुस्से से इस्तफसार करने लगी। वो जो पहले से निढाल हो रहा था, एक नज़र अपनी माँ, फिर पीछे खड़ी बहन और बहनोई पर डालकर यूं ही गुमसुम चलता कमरे में चला गया। वो तीनों भी उसके कमरे में पहुंचे थे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ अब्तसाम, कहाँ लेकर गए थे तुम उसे? कब्रिस्तान लेकर गया था उसे मम्मा। मगर क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? उन्होंने उसका रुख अपनी तरफ फेरा, उसे हकीकत बताने के लिए। मम्मा, तुम्हें उसे मुसलसल तकलीफ में झोंक कर आए हो अब्तसाम, गलत करके आए हो। उसकी बाजू झुंझोड़ते उन्होंने होश दिलाना चाहा। गलत? वह हैरत से बड़बड़ाया। क्या गलत करके आया हूँ मैं मम्मा? बताइए क्या गलत किया? इसे हकीकत बताकर आ रहा हूँ। जिस लड़की को इस सारी दुनिया में मारे मारे ढूंढते फिर रहे हैं, इससे मिलवा कर आया हूँ। तो मुझे बताया इसमें क्या गलत किया मैंने? उसका लहजा तेज हुआ। गलती ये नहीं थी मम्मा, गुनाह ये था कि हम लोग सारी हकीकत जानते हुए भी अनजान बनकर बैठे थे। हम मुंह पर ताला लगा कर बैठे हैं क्योंकि हमारे घर में जवान बहन है, क्योंकि हम इज्जतदार शरीफ लोग हैं। हम जैसों की कोई सुनता नहीं है। हम जैसे शरीफ लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। वो इतनी जोर से धाड़ा पीछे खड़ी जरी को वो 3 साल पुराना अब्तसाम लग रहा था। एकदम से हाइपर होते उसके दिमाग की नसें तन गई। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। अब्तसाम, नगद बेगम ने मध्यम सी आवाज़ में पुकारा। मर गया अब्तसाम मम्मा, मर गया आपका बेटा। इंतहाई संग दिली से कहता वो मुड़ गया, मगर अपनी माँ और बहन को वहीं शशदर छोड़ गया। होश कर अब्तसाम, वो तेरी माँ है। उसकी बदतमीजी पर काशान उसको सामने करता दहाड़ा था। तो जा यहाँ से काशान, तू जा यहाँ से। उसे हाथ झुलाया। नहीं जा रहा मैं यहाँ से अब्तसाम। काशान ने अपनी तरफ उसे खींचा। और तू अभी इसी वक्त इनसे माफ़ी मांगेगा? उसे हुक्म दिया। किससे माफ़ी मांगूंगा और क्यों? इसे हैरानगी से पूछा। इनसे माफ़ी मांगेगा क्योंकि वो तेरी माँ है। काशा ने नगद बेगम की तरफ इशारा दिया। माँ? ऐसी होती है माँ? उनकी तरफ इशारा करते वो नम आंखों से समेत तंज़े हंसा। जिन्होंने मुझे बुज़दिल बना दिया, मुझे ही, मेरे बाप, भाई, भाभी और इनके बच्चे की मौत पर चुप करा दिया, ऐसी होती है माँ? वह ज़ियानी अंदाज में चीख उठा। अरे ऐसी माँ का तो मान रखते आया हूँ सारी ज़िंदगी, जिसने हमेशा से मुझे सही राह दिखाने की बजाय चुप करा दिया। साइड टेबल पर पड़ी हर शय को ज़मीन बोझ करती वह वहशत ज़दा सा कर रहा था। नगद बेगम और जरी अपनी जगह मंजिमित हो गई थी। तुम क्यों पुरानी बातों? 1 मिनट काशान, बोलने दो आज उसे। नगद बेगम ने उसे रोक दिया और चलती उसके करीब आई। बोल अब्तसाम, तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है बोल दो आज। उसने झटके से रुख मोड़ दिया। अब मुंह क्यों छुपा रहे हो तुम? बताओ मुझे, क्या है तुम्हारे दिल में? मैं क्यों आपसे मुंह छुपाऊंगा मम्मा? भला इस औरत से जो मेरी करवट करवट से वाकिफ है? वो जख्मी सा मुस्कुराया। क्या बताऊँ मैं आपको मम्मा? हाँ, क्या सुनना चाहती है आप? उनको बेड पर बिठाया वो खुद इनके कदमों में बैठ गया। मैंने पहला कत्ल किसका किया कि सुनना चाहती है? या मैं खुद से भागता क्यों हूँ ये? नहीं, या फिर ये कि मुझे खुद से नफरत क्यों है? क्या सुनना चाहती है? पूछे, सब बताऊंगा। अब्तसाम का ये ऑल फूल बक रहा है तो उसका कंधा थामे आकाशा ने उसे खामोश करवाना चाहा। 1 मिनट यार, तू सब्र कर। अब इनसे क्या छुपाना? तुझे क्या लगता है वो कुछ नहीं जानती? उनकी तरफ इशारा करते वो काशान की तरफ मुड़ा, मगर इन दोनों को हैरान कर गया। ये सब जानती है, अव्वल तक आखिर का एक एक बात। इनका लाडला बेटा कहाँ कहाँ धक्के खाता रहा, अब किसका कत्ल किया है, क्यों खुद से भागता है, क्यों खुद से नफरत करता है, सब से वाकिफ़ है, हर एक एक बात से वाकिफ़ है। पागलों जैसा वो कहता हंसते जा रहा था। जुर्म की दुनिया में धकेलने वाली, मुझे नशे पर लगाने वाली यही थी। मुझे अंधेरों में झोंकने वाली मेरी अपनी माँ थी यार, माँ थी मेरी। एकदम से चीखता वो फूट फूट कर रो दिया। नगद बेगम का कलेजा मुंह को आया था। अब्तसाम, मेरे बच्चे। उसकी तरफ लपकते उन्होंने इसे काबू करना चाहा। दूर रहे मुझसे मम्मा, दूर रहे। आज मुझे खुद से कराहियत आ रही है, अपने वजूद से उलझन हो रही है मुझे। ऐसे मत कहो मेरी जान, मैंने सब तुम्हारी ज़िंदगी के लिए किया था, तुम्हें बचाने के लिए। उसके मजबूती से थामे वो हाथ जोर व कतार से रोने लगी। कौन सी ज़िंदगी मम्मा, कैसी ज़िंदगी? वो निढाल सा पूछ रहा था। मैं तो 3 साल पहले ही मर गया, उस आग में जलकर आप किसको ज़िंदगी बख्श रही है? अपने बालों को नोचते वो शिद्दत से रो दिया। अब्तसाम, मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जा रही मेरे बच्चे। उसका चेहरा अपने हाथों में था, मैं वो मिन्नतों पर उतर आई। सुर्ख आंखों से उन्हें देखते चेहरे पर से हाथ हटाए अब्तसाम ने सर उनकी गोद में रख दिया। क्यों किया आपने अपने बेटे के साथ ऐसा जुल्म मम्मा? क्या आपको अपने बेटे पर तरस नहीं आता? क्या आप इससे खुश नहीं देखना चाहती? वो सिसकियां भरते पूछ रहा था। आपकी कस्मों के जाल ने मुझे इस कदर बांध रखा है मुझे मम्मा, मुझे लगता है मुझे सांस नहीं आएगी। मैं बेबसी की आखिरी हद पर खड़ा हूँ, जहाँ ना मैं मर सकता हूँ ना मुझे जीने की कोई चाह रही है। मैं बेबस हो गया मम्मा, मेरा वजूद छलनी हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं रही मुझ में। हारे हुए लहजे में कहता हूँ, इनके पल्लू को पकड़े वो बच्चों जैसे बिलक बिलक कर रो दिया। जिंदगी तो ऐसी ही होती है अब्तसाम, कठिन, मुश्किलात से भरपूर। तुम क्यों खुद को कसूरवार ठहरा रहे हो मेरे बच्चे? नहीं होती ऐसी ज़िंदगी मम्मा। इनकी शिकवा की ना नज़रों से उन्हें देखा। आपने बनाई है मेरी ज़िंदगी ऐसी, आप कसूरवार है।
हाँ, मैं कसूरवार हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी इब्तिसाम, उन्होंने मजबूत लहजे में कहा। इनकी गोद से सर उठाते इब्तिसाम ने शिकायती नज़रों से उन्हें देखा। फिर मेरा कसूर कहाँ है मम्मा? मुझे क्यों तकलीफ होती है? आपने मुझे उस दिन मना किया, मुझे कस्में देकर चुप करा दिया। अगर आप मुझे उस दिन ना रोकती तो मैं बदला ले चुका होता। मम्मा, आज मैं मुतमईन होता ना कि मेरी रूह जल रही होती, मेरा बदन जख्मों से चूर होता ना और मेरा दिल टूटता। वो भराए हुए लहजे में बोलता गया। खुद को इस अजाब से निकालने के लिए, खुद की तस्कीन के लिए मैं गलत लोगों को गलत तरीकों से मारने लगा। मैं खुद को सुकून पहुंचाने के लिए लोगों को जहन्नुम वसल करने लगा, मगर मुझे सुकून नहीं मिला। अलबत्ता मुझे एक नाम मिल गया। जानती है वो नाम कौन सा था? बेतासे निगाहों से उन्हें देखता हुआ इनका दिल हौला रहा था। सीरियल किलर। वाओ, मुबारक हो मम्मा, आपका लाडला बेटा जो सुकून की तलाश में निकला था एक कातिल बन गया। उसकी हर दम पनपती वहशत ने उसे जानवर बना दिया। इस दुनिया के अच्छे लोगों के लिए आपका लाडला बेटा बुरा इंसान बन गया मम्मा। तालियां बजाते वह हर्जियानी अंदाज में बोलता, खुद ही का मजाक उड़ा रहा था। और ये सब किस वजह से हुआ है? सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपकी डर की वजह से। शिद्दत से वो चीखता उठ खड़ा हुआ। नगद बेगम हक तक सी उसे देख रही थी। अरे आप रो क्यों रही है? उसने हैरत से पूछा। उसका लहजा अजीब सा था, जैसे वो पागल हो, उसकी दिमागी हालत खराब हो। मुस्कुराए मम्मा, आपका बेटा सही सलामत आपके सामने खड़ा है। देखिए, हाथ लगाए मुझे, जिंदा हूँ मैं। सुनिए, सांसें भी चल रही है, मगर अफसोस मैं तो अंदर से मर गया हूँ। नगद बेगम का दिल मुट्ठी में आया। ओह, अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाते वो इस वक्त कोई पागल मालूम हो रहा था। आपका इतना सब्र भी तो रायगा चला गया। मैं तो मर गया हूँ। ये तो मेरा खोखला वजूद है जिसको देखकर सब आप तसल्ली कर लेती है। अब इस दुनिया में चटाक। नगद बेगम के थप्पड़ ने इसे होश के ठिकाने लगाए। पागल हो गए हो? क्या बोलते जा रहे हो? इसको बाजू से झंझोड़ते उन्होंने नम लहजे में पूछा। वो खामोश हो गया, खाली नज़रों से उन्हें देखने लगा। कुछ ख्याल कर लो मेरा इब्तिसाम, मैं नहीं देख सकती तुम्हें इस तकलीफ में। मेरे बच्चे, मेरी हालत पर तरस खाओ, मुझे इतने दुख मत दो। इसके सामने हाथ जोड़े वो रो पड़ी। पिछले 4 साल से आप ही का तो ख्याल कर रहा हूँ मम्मा। इनके बंधे हाथ थामे वो थके हुए लहजे में बोला। वरना इब्तिसाम चौधरी इतनी हैसियत तो रखता है, दुनिया को बता सके कि शरीफ लोगों में शराफत होती है या बुज़दिली नहीं। मगर मैं आज भी हकीकत बता कर नहीं आया मम्मा। आप प्लीज़ रोए नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, और आपसे क्या वादा भी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपने सारे वादे वापस लेती हूँ इब्तिसाम, वो रोते हुए बोली। पीछे खड़ी जरी ने हैरत से काशान को देखा। क्या फ़ायदा मम्मा, अब वो मुझसे नफरत करने लगी है। चेहरे पर हाथ फेरते उसने आहिस्तगी से कहा, जैसे अपनी माँ की नाराज़गी का डर हो। क्यों नफरत करती है? क्योंकि उसे भी पता चल गया इस दुनिया की तरह कि आपका बेटा बुरा इंसान है। वह मध्यम सासा। नगद बेगम का दिल दुखा था। वह इसकी बेबसी की आखिरी हद देख रही थी। कितनी बर्दाश्त थी उसके पास, आखिर इतनी बर्दाश्त उसने कहाँ से ली थी? और कितने दुख बर्दाश्त करेगा वो, और कितनी कुर्बानियाँ देगा वो और उनकी खातिर? क्या खुशियाँ उस बुरे इंसान के लिए नहीं थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। काशान का मोबाइल बजा। उसने कॉल अटेंड की, फ़ोन कान से लगाया, मगर सामने से जो खबर सुनाई गई उसके चेहरे के रंग मज़ीद उड़ा चुकी थी। इब्तिसाम ने जांचती नज़रों से उसकी तरफ देखा। हॉस्पिटल से कॉल आई थी। या अल्लाह खैर। नगद बेगम का हाथ दिल पर गया था। तुम्हारी मोहतरमा ठीक नहीं है। और इस खबर ने उसके बच्चे कुछ हवास भी सल्ब कर लिए। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जहन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। और फिर वो भागता कमरे से निकला और तूफान बना घर से निकलता हुआ हॉस्पिटल की राह ली। काशान भी उसके पीछे भागा था। पीछे खड़ी जरी और नगद बेगम ने दुआओं के वर्द शुरू किए थे। नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। सपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।